हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 11 चैप्टर 106 रुद्राक्ष ने पका एल रुद्राक्षी को साथ में। एल तुरंत रुद्राक्षी के ऑर्डर को फॉलो करना है और अब मुझे फिर से जाना है, कोई प्रॉब्लम है? रोनाल्ड के होंठ कस गए। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। एल इसकी उम्मीद कर रहा था। अच्छा, तब दोनों ही सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनमें से एक को शक था कि दूसरे कुछ कर रहा है और दूसरे को पता था कि वह उस पर शक कर रहा है, लेकिन उन्हें फिर भी दिखावा करना पड़ा जैसे सब कुछ नॉर्मल था। एल बाथरूम के एक स्टॉल में टॉयलेट पर बैठ गया और रोनाल्ड बाहर इंतजार कर रहा था, इसलिए वह बोल नहीं सका। उसने छत के हर एक कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कोई सर्विलांस कैमरा या कोई अन्य डिवाइस नहीं मिला। इसलिए उसने अपनी घड़ी खोली और उसे एक कंप्यूटर में जोड़ दिया, लेकिन जब ये चालू हुआ तो वही ऑब्स्टेकल फिर से हो गई जिसका उसने पहले सामना किया था। उसने रुद्राक्षी एल को ये देखने के लिए मैसेज भेजा कि क्या वह इसे ठीक कर सकती है। उसका मैसेज देखकर रुद्राक्षी की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें बाद में इंस्ट्रक्शन भेजती हूँ, अभी के लिए इसे अपने आप से निपटे। अगर तुम इसे ठीक करते हो तो कॉर्पोरेशन को तुरंत छोड़ दो। मुझे परवाह नहीं है कि कैसे, लेकिन बस वहां से निकल जाओ। ठीक है। जैसे ही उसने जवाब दिया, कनेक्शन काट दिया गया और उन्होंने एक बार फिर कांटेक्ट खो दिया। कंप्यूटर रूम में वापस एल ने अपनी कंसंट्रेशन का हर ऑन कोडिंग में डाला। वह एक हैकिंग एक्सपर्ट था, इसलिए उसे नहीं चाहिए था कि रुद्राक्षी उसके लिए सब कुछ करे। उसे बस कुछ सुझाव देने की जरूरत थी और वह तुरंत अमल करेगा। एल के बगल में खड़े होकर रोनाल्ड मुस्कुराया। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम की एक सिंपल ट्रिप तुम्हारी एफिशिएंसी के लिए ऐसा चमत्कार करेगी। एल मुस्कुराया और रोनाल्ड को तिरस्कार भरी नजर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। उस स्मॉग लुक को देखकर रोनाल्ड ने चुपचाप एल को कोस दिया। एल द्वारा समस्या को ठीक करने के बाद रोनाल्ड ने उससे एक गिलास गुनगुना पानी पिलाया, लेकिन जैसे ही वह इसे एल को दे रहा था उसने अचानक ग्लास गिरा दिया। फिर पानी के छींटे एल के चेहरे पर, फिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर गिरे। एल का पहला विचार था क्रेप द बग। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोनाल्ड ने जानबूझकर ग्लास गिराया होगा। रोनाल्ड ने एक मासूम एक्सप्रेशन दिखाए। अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं। आई एम सॉरी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और गेम के डेटा को भी रिस्टोर कर लिया है, इसलिए मैं अब जाता हूं। जैसी आपकी इच्छा, रोनाल्ड ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बाहर निकलते समय एल जैक के पास से गुजरा। एक हैकर होने के अलावा उसकी एक और पहचान थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, एज मास्टर चोर। उसके पास लोगों के सामान को चोरी करने की स्किल थी, चाहे वे कितने भी चौकस क्यों न हो। एल के चले जाने के बाद रोनाल्ड ने रुद्राक्ष को टेक्स्ट किया, हमें बग मिल गया है बॉस, हम आगे क्या करें? लकी को संभालने दो, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। रोनाल्ड तुरंत रुद्राक्ष के तर्क को समझ गया। लकी की सबसे बड़ी स्किल लोगों की आवाजों की नकल करना था। एल ने सोचा कि पानी ने बग को तोड़ दिया है, जिससे रुद्राक्षी के साथ उसका कम्युनिकेशन बंद हो गया। उसकी घड़ी भी टूट गई थी, लेकिन उसे लगा कि कुछ और चल रहा है। उसने अपनी घड़ी को अपनी नाक के पास लाया और उसे सूंघा। गंध से देखते हुए यह पानी नहीं था जिसने उसकी घड़ी को भिगो दिया। यह एक क्लियर लिक्विड था, लेकिन यह नॉर्मल वाटर नहीं था। नॉर्मल वाटर ने उसके सभी डिवाइस को नहीं तोड़ा होगा। उन्होंने उसकी बग और उसकी घड़ी को तोड़ने की कोशिश क्यों की? एल एक सीरियस एहसास पर पहुंचा। वे रुद्राक्षी को निशाना बना रहे थे। कई मिनट बाद रुद्राक्षी का कनेक्शन ठीक हो गया और वह एल से फिर से कांटेक्ट कर सकी। एल, क्या चल रहा है? एल की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं फंस गया हूं। उन्होंने मुझे वंसल कॉर्पोरेशन के एक कमरे में बंद कर दिया है और मुझे जाने नहीं दे रहे। आओ और मुझे बचाओ, जल्दी करो। आर जानता है कि तुम वीकेंड हो और उसने तुम्हें ढूंढने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। तुम पकड़े गए। रुद्राक्षी ने अविश्वास में अपनी आंखें झपका ली। उन्होंने तुम्हारा लिए कुछ नहीं किया है ना? अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास कितना लक बचा है। कैमरून मेयर यहाँ है। कैमरन मेयर एक वर्ल्ड क्लास पूछताछकर्ता था जिसकी जानकारी निकालने की क्षमता बेजोड़ थी। अगर एल को उसके साथ एक कमरे में रखा जाता तो उसे तकलीफ होना तय था। रुद्राक्षी जानती थी कि वह इंतजार नहीं कर सकती। वह अक्षय की मोटरसाइकिल पर बैठी और वंसल कॉर्पोरेशन की ओर तेजी से चली गई। आधे रास्ते में एक गुजरती हुई कार के पीछे लगे बम्पर स्टिकर पर रुद्राक्षी की नजर पड़ी। इसमें लिखा था, भगवान मेरी मदद करे।
एक कार्टून बच्चे के मुंह से शब्द निकल रहे थे जिसे एक और मजबूत कार्टून बच्चे ने पैरों तले कुचला जा रहा था। स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही कार अचानक धीमी हो गई और रुद्राक्षी रियलिटी में वापस आ गई। जब एल खतरे में था तो उसने हमेशा उसे फोन किया था, लेकिन वे आमतौर पर ऐसी सिचुएशन थी जिन्हें संभालना उसकी शक्ति के भीतर था। इस बार ऐसा लगा जैसे रुद्राक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया हो। ऐसे सिनेरियो में एल हमेशा उसे गायब होने का ऑर्डर देता, न कि उसे बचाने के लिए आने का। ये वह मौन समझ थी जो उन्होंने अपने सभी वर्षों के एक साथ काम करने के दौरान डेवलप की थी। इसलिए जिस व्यक्ति ने अभी अभी उससे कांटेक्ट किया था वह एल नहीं हो सकता था। रुद्राक्षी ने सीधे वंसल कॉर्पोरेशन के पास नहीं जाने का फैसला करते हुए सड़क के किनारे खींच लिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अगले 10 मिनट के भीतर उसका फोन बजने लगा। वह नंबर को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसके पास एक था अनुमान है कि कॉल एल से था। रुद्राक्षी ने जवाब दिया और दूसरे छोर से उसके साथी की आवाज आई। रुद्राक्षी, वंसल कंपनी के पास मत जाओ, यह एक जाल है। मुझे पता है, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम कहाँ हो? मैं बाहर आ गया, हमारे पुराने मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। समझ गई। आधे घंटे बाद एल एक गुप्त अपार्टमेंट में पहुंचा जिसे उसने किराए पर लिया और रुद्राक्षी को पहले से ही वहां इंतजार करते पाया। एल को एक पीस में देखकर रुद्राक्षी मुस्कुराए और उसके सीने पर एक दोस्ताना मुक्का जड़ दिया। खुशी है कि तुम वहां से आ गए, हम लगभग उनके हाथों से पके जाते। एल ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और विंस किया। मुझे अभी भी चोट लगी है, याद है? था अच्छी बात है कि हम चतुर हैं, वरना हम दोनों उस धूर्त लोमड़ी आरआर के शिकार होते, उसने मजाक में कहा। लेकिन रुद्राक्षी अब हंसने के मूड में नहीं थी। मुझे डर है कि रुद्राक्ष आरआर को एक और योजना तैयार करने में मदद करने जा रहा है। अपने बाल बचने के बारे में सोचते हुए एल ने राहत की सांस ली और फिर रुद्राक्षी की ओर देखा। भले ही हम इस बार भाग गए, लेकिन वे श्योर हैं कि तुम वीकेंड हो। वे सबूत की तलाश में रहेंगे, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही सबूत हैं। अभी एल बोलना फिनिश ही किया था कि पास से रुद्राक्ष की आवाज आई। रुद्राक्षी और एल चौंक गए थे। जब रुद्राक्ष धीरे धीरे उनके पास गया तो उन्होंने अवाक होकर उसे देखा। रुद्राक्ष ने अपना सफेद सूट पहन रखा था। सूरज उसके पीछे की खिड़की से अंदर आ रहा था, जिससे उसकी लंबी फिगर एक सिलहूट के रूप में दिखाई दे रही थी। चाहे उसने उनकी पूरी बातचीत सुनी हो या नहीं, केवल ये बात कि उसने रुद्राक्षी और एल को एक साथ एक ही जगह पर पकड़ा था, सब कुछ समझाने के लिए काफी था। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को देखा। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आया। उसकी आंखों में सरप्राइज देखकर रुद्राक्ष की टकटकी तेज और बर्फीली ठंडी हो गई थी। आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ वह उसके ठीक बगल में चला गया। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच एल उसे बेचैनी से देख रहा था। रुद्राक्ष मंद मंद होकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सख्त रहीं। उसने एल की ओर इशारा किया और कहा, मैंने जानबूझकर एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया जिसने उसकी आवाज की नकल की ताकि वह एक इम्परफेक्ट इंप्रेशन बना सके। रुद्राक्षी तेजतर्रार थी, तो इस सेंटेंस से ही वह रुद्राक्ष की पूरी योजना को अपने दिमाग में समेटने में सक्षम हो गई। वह इसके बारे में केवल आंशिक रूप से ही सही थी। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि वह जाल में इतने जाल बिछाएगा। रुद्राक्ष ने अपने हाथ से एक इशारा किया और एक पल में 1 दर्जन या इतने ही बॉडीगार्ड, सभी काले कपड़े पहने, उसके पीछे आ गए और रुद्राक्षी और एल को घेर लिया। आरुष इस समय किसी डेविल का अवतार लिए हुए था। वह चारू की ऐसी हालत देखकर तुरंत अपनी जैकेट को उतारकर चारू के ऊपरी शरीर को ढक देता है और राहुल को जानलेवा नजरों से देखता है और चारू के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं हूँ। चारू को आरुष के शब्दों से जोश मिलता है, जिस पर चारू थोड़ा खुद को संभाल कर कहती है, आरुष, उस दिन की पिक राहुल के पास है, वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना कह वह फूट फूट कर रोने लगती है। इस समय उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वह अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिस पर गार्ड्स राहुल को पकड़ लेते हैं। राहुल गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं मिस्टर रस्तोगी का बेटा हूं, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जैसे आरुष कुछ भी सुने के मूड में नहीं था, वह अपने कोल्ड चेहरे के साथ ऑर्डर देता है, इसके पास जो कुछ सबूत है डिस्ट्रॉय किए जाए और फार्म हाउस लेकर जाने का ऑर्डर देते हैं।
उसके बाद चारू को अपनी बाहों में उठाकर उस सरगम क्लब से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में लेकर वहां से चला जाते हैं। उस क्लब के मेंबर डरे सहमे से एक और खड़े थे और राहुल की ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं और खुद को छुपाने लगते हैं। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का सामना किया और मुस्कुराया। मैंने लकी को एल की आवाज का एक इम्प्रेशन करने और कुछ जानबूझकर खामियों को दूर करने के लिए कहा जो जाल को उजागर करेगा। मुझे लगा कि तुम शुरू में अपने साथी के डर से वंसल को पोर्शन जाना चाहोगी, लेकिन चूंकि तुम इतनी स्मार्ट हो जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि उस मैसेज में आवाज उसकी नहीं थी। रुद्राक्षी मुस्कुराए। उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि रुद्राक्ष एक चालाक आदमी था। अगर वे दुश्मन नहीं होते और अगर वह नहीं होते जो उसके जाल में फंसी हुई थी, तो वह सीधे उसकी ब्रिलियंस की तारीफ कर सकती थी। तुमने मुझे मात दे दी है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। रुद्राक्षी ने अपने आसपास के बॉडीगार्ड पर एक नजर डाली, फिर अपने हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे रुद्राक्ष की ओर चल पड़ी। भागने का कोई मतलब नहीं था। उसकी असली पहचान सामने आ गई थी, इसलिए भागना और छिपना कोई अच्छा काम नहीं करेगा। साथ ही वह ये कल्पना भी नहीं करना चाहती थी कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो उसके परिवार का क्या होगा। एल ने रुद्राक्षी की बाह को खींचा। रुद्राक्षी, तुम क्या कर रही हो? रुद्राक्ष की नजर एल के हाथ पर पड़ी जो अभी भी रुद्राक्षी की बाह को पकड़ रहा था और उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। इससे पहले कि रुद्राक्ष जानता था कि वह क्या कर रहा है, उसने रुद्राक्षी को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। एल को डर था कि रुद्राक्ष रुद्राक्षी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वह आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह रुद्राक्ष का सामना कर पाता उसने महसूस किया कि किसी भारी वस्तु का सख्त गोल सिरा उसके सिर के पिछले हिस्से से टकराया है। एल इतने लंबे समय से शेडी बिजनेस में शामिल था कि उसे तुरंत पता चल गया कि यह क्या है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की ठुड्डी पर चुटकी लेते हुए पूछा। रुद्राक्षी ने कंधे उचकाए। मैं पहले ही पकड़ी जा चुकी हूं, अब मैं केवल तुम्हारे ऑर्डर को सुन सकती हूं। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। वह विकी की ओर मुड़ा और बोला, इन्हें ले जाओ। रुद्राक्षी और एल को एक ही कार में बैठा दिया गया। फिर भी जब विकी ने रुद्राक्ष की ठंडी आंखों को उसे देखते हुए देखा तो वह हिचकिचाया और रुद्राक्षी को कार से बाहर खींचा और रुद्राक्ष की कार में बैठा दिया। उसके बाद विकी ने देखा कि उसके बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन शांत हो गए थे, जिससे विकी चिंतित हो गया। वह चिंतित था कि उसके बॉस की कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन थे। अगर उसकी वफादारी की टेस्टिंग हुई तो वे किसे चुनेंगे? रुद्राक्ष अभी भी कार में नहीं चढ़ा था। वह रुद्राक्षी को ऐसे देख रहा था जैसे मदहोशी में खो गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना सटन था और चाहे वह कितने ही समय से उस पर शक करता रहा हो, वह अभी भी इस सच के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। वह असली वीकेंड दुनिया की सबसे अच्छी हैकर थी और वह लड़की जिसने उसे कई बार बेवकूफ बना दिया था। चैप्टर 107 बस एक दिन। रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में रुद्राक्षी शांति से लिविंग रूम में सोफे पर लेटी हुई थी, उसके सामने आदमी को देख रही थी। क्या तुम सच में मुझे इतनी जल्दी अपनी प्लेस पर ले जाना चाहते हो? बोलते हुए रुद्राक्षी ने अपने होठों को छुआ और उसके लहजे में कोमल चाम था। रुद्राक्ष ने आईब्रो सिकुड़ी। उसके होठों पर काटने का निशान था जो रुद्राक्षी द्वारा दिया गया एक दाग था। यह उसे याद दिलाता है कि उसके सामने लड़की के साथ उसकी कितनी बेतुकी बातचीत हुई थी। मैं तुम्हें पीने के लिए क्या लाऊं? रुद्राक्ष ने अपनी टाई ढीली करते हुए पूछा। एक गिलास गर्म दूध प्लीज। रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका, किचन में गया और फ्रिज से दूध की बोतल ली। उसने एक कप में दूध डाला, उसे माइक्रोवेव में गर्म किया और वापस लिविंग रूम में ले आया। उसने रुद्राक्षी को गिलास थमा दिया। ये रहा। तभी रुद्राक्ष के फोन में बिप की आवाज आई, जिसे रुद्राक्षी ने अट्रैक्ट किया। ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसमें लिखा था, क्या ये सपना है? तुम्हारी लिटिल वाइफ वीकेंड है, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ इंडिया, मुझे इसके बारे में बात करनी है। ये शौर्य था जिसे रुद्राक्ष ने इग्नोर कर दिया और अपना फोन पॉकेट में डाल लिया। रुद्राक्षी ने क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी असली पहचान का पता चलने के बाद रुद्राक्ष उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? रुद्राक्षी उसे देखकर मुस्कुरा दी। पहले अपना दूध पी लो। रुद्राक्ष को लगा कि रुद्राक्षी ने पूरे दिन खाना नहीं खाया है।
मैंने की परवाह न करते हुए रुद्राक्षी ने एक घूंट में अपना गिलास पिया, फिर उसे हिलाया। क्या मैं ब्रेड का एक स्लाइस ले सकती हूँ? रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा, सोच रहा था कि कैसे वह अभी भी उतनी ही नाजुक और सुंदर थी जितनी उस दिन उससे मिली थी। वह अभी भी इस बात से उबर नहीं पाया था कि वही असली वीकेंड थी। मेरे पास ब्रेड नहीं है, लेकिन मुझे भूख लगी है। रुद्राक्षी ने अपनी बिल्कुल क्लियर आंखें झपकाईं। रुद्राक्ष को उसकी आंखों और हाव भाव ने सताया था, वो क्लियरली सजेस्टिव सिग्नल भेज रही थी। रुद्राक्षी ने अपना गिलास नीचे रखा और रुद्राक्ष के पास चली गई। वह उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें रुद्राक्ष के गले में लपेट दी। रुद्राक्ष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या तुम अक्सर लोगों के साथ ऐसा करती हो? रुद्राक्षी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम सिर्फ कोई नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। क्या हमने एक रियल कपल बनने का फैसला नहीं किया है? ये सब अब खत्म हो गया है। रुद्राक्ष ने उसे याद दिलाया। उसने उसे अपनी गोद में रहने दिया, उसे हटाया नहीं। रुद्राक्षी को उसकी तरह ही पता था कि यह खत्म हो गया है। उसने अपने बालों को कर्ल किया, फिर अपनी पोजीशन को फिर से एडजस्ट किया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि जब तुमने मुझे पहले किस किया था तो तुमने केवल मेरी बाह पर निशान देखने के लिए किया था? रुद्राक्षी के सवाल ने किसी तरह रुद्राक्ष को खेद महसूस कराया। ये सिर्फ मैं नहीं था जो किस कर रहा था, रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा। उसने रुद्राक्षी की पहचान उजागर करने की कोशिश में उसे चूमा और रुद्राक्षी ने उसे छिपाने की कोशिश में उसे चूमा। इसके बारे में इस तरह सोचते हुए रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उसके दिल में वीरानी की लहर फैल गई है। उसने टाई को फिर से पकड़ लिया, जितना वह कर सकता था उतना ढीला कर दिया। रुद्राक्षी वहां बैठी अपनी तरल आंखों में एक फीकी रोशनी के साथ रुद्राक्ष की हर हरकत को करीब से देख रही थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें ये पसंद आया था? वह उसके पास पहुंची और जब वह बोल रही थी अपने एक हाथ ने रुद्राक्ष की गर्दन को पकड़ा जबकि दूसरे ने रुद्राक्ष के चेहरे को छुआ। रुद्राक्ष उसकी उंगलियों को अपनी स्किन पर महसूस कर सकता था। रुद्राक्षी की उंगलियों ने धीरे धीरे रुद्राक्ष के माथे से उसके होठों तक एक निशान का पता लगाया। वह उसे देखकर मुस्कुराए और रुद्राक्ष के होठों पर उंगली फेरने से पहले वह झुकी और उसे चूमा। रुद्राक्षी के कोमल होठों ऐसे लगे जैसे वे आग पर थे और उनकी चिलचिलाती गर्मी ने रुद्राक्ष के दिल में सिहरन पैदा कर दी। वह रुद्राक्षी से छुटकारा पाने के लिए डिटरमिन था, लेकिन रुद्राक्षी उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही थी और उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपनी जीभ को उसके मुंह में और गहरा कर दिया। पिछले कुछ दिनों में रुद्राक्षी की किसिंग स्किल्स में काफी सुधार हुआ था। उसके होंठ बंद रहे और रुद्राक्ष उसकी पकड़ से फ्री होने के बारे में सब भूल गया। फिर रुद्राक्षी ने उसे रिहा कर दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। देखो, तुमने ऐसा केवल मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए नहीं किया, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? रुद्राक्षी के कारण होने वाले सभी इमोशनल उतार चढ़ाव से रुद्राक्ष थकने लगा था। मुझे यकीन है कि तुम मुझे अपनी साइड बदलने के लिए कहने वाली हो, है ना? आरआर को धोखा देने और तुम्हारे साथ रहने के लिए। रुद्राक्षी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुरा दी। ठीक है, अब जब तुमने सही अनुमान लगाया है तो मुझे कहने दो, क्या तुम साइड बदल रहे हो? क्या वह साइड बदलेगा? यह इतना सीधा सवाल था। वह एक ईविल सेडिक्ट्रेस की तरह थी, हर मुस्कान उसे लुभाने के लिए डिजाइन की गई थी। समस्या ये थी, वह आरआर था। रुद्राक्ष ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाया। क्या तुम मुझे बता रही हो कि कौन है? उसने पूछा। अगर रुद्राक्षी की बाह पर कोई निशान नहीं होता तो उसे पूरा यकीन हो जाता कि वह है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये कौन है तो तुम्हें मुझे बताना होगा आरआर कौन है। रुद्राक्ष ने उसकी ओर शक से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने जा रहा हूं? रुद्राक्षी ने महसूस किया कि उसके सिडक्शन की रणनीति फेल हो रही थी और आगे पीछे के खेल में रुचि खो रही थी। उसने रुद्राक्ष हाथों को दूर धकेल दिया और अपने चेहरे से चार्मिंग लुक को हटाते हुए सोफे पर गिर गई। उसका जंगली रूप रुद्राक्ष इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी आंखों में बहाल हो गया था। फिर मैं तुम्हें सच बताऊंगी, मैं वीकेंड हूं, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि ये कौन है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या तुम भूल गई कि अब तुम मेरे कैदी हो? रुद्राक्ष ने उससे याद दिलाने की जरूरत महसूस की। रुद्राक्षी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बेशक मैं नहीं भूली, कैमरून मेयर दुनिया का सबसे खूंखार पूछताछ करता तुम्हारी तरफ है। तुम उसे किसी भी समय काम करने के लिए कह सकते हो।
रुद्राक्षी सतह पर शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि रुद्राक्ष उसके परिवार को सच्चाई से बाहर निकालने के साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा। रुद्राक्ष का चेहरा डार्क पड़ गया। तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसके तरीके कितने क्रूएल हैं। जिस कारण से उसे मास्टर इंटेरोगेटर का ताज पहनाया गया वह ये है कि शायद ही कोई उसकी क्रूर रणनीति का सामना कर सके। क्या तुम सच में इस तरह के आदमी के गुस्से को एक्सपीरियंस करना चाहती हो? रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस पल से उसे पकड़ा गया था वह जानती थी कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। ये सिचुएशन उस समय से अलग थी जब उसने और एल ने आरआर की तरफ होने का नाटक किया था। अगर उसने रुद्राक्ष को एक ही पहचान नहीं बताई तो आरआर उसे कभी जाने नहीं देगा। ऐसा लगता है कि तुम सच में कोशिश करना चाहती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के बेतुके बयान का मजाक उड़ाया। वह उसे पहले ही अपनी बंदी कह चुका था, तो विरोध करने की क्या बात थी। रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन अचानक कोल्ड हो गए और वह तुरंत उठा और अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसे रुद्राक्षी को घूरने की जरूरत नहीं पड़ी, वह भागने की हिम्मत नहीं करेगी। जब विकी ने रुद्राक्ष को जाते देखा तो विकी अपार्टमेंट के बाहर पहरा दे रहा था। क्या आपने उससे सच निकाला? उसने गंभीर रूप से पूछा। रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्राक्ष के चेहरे पर थके हुए भाव देखकर विकी ने एक टेंटेटिव सजेशन दिया, हम कैमरन को क्यों नहीं बुलाते? इससे पहले कि वह बोलना फिनिश कर पाता विकी को अपनी गर्दन के नीचे एक कंपकंपी महसूस हुई। रुद्राक्ष की बर्फीली निगाहें उस पर टिकी थीं। विकी ने जो कुछ अभी कहा था उसे वापस लेने के लिए कुछ भी करेगा। ये क्लियर था कि रुद्राक्ष को उसका सुझाव पसंद नहीं आया। उसका शांत चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक पल रुकिए। विकी की आंखें फैल गईं। वह रुद्राक्ष की गर्दन पर एक जगह देख रहा था। एक लाल निशान था जो काफी हद तक लिपस्टिक के निशान जैसा लग रहा था। जाओ मेरे लिए कुछ ब्रेड ले आओ, रुद्राक्ष ने ऑर्डर दिया। विक्की इस रिक्वेस्ट से स्पीचलेस रह गया। क्या उसने गलत सुना था? बॉस आपने अभी क्या कहा? चिंता मत करो, बस टेलीपस रेस्तरां जाओ और रात का खाना लाओ। विकी ने दंग होकर पूछा, बॉस क्या यह आपकी पत्नी को देना है? मेरा मतलब वीकेंड के लिए। रुद्राक्ष की आंखों ने धोखा दिया। मुश्किल से गुस्सा था और उसने अपनी टाई उतार दी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सैलरी नकुल से कम क्यों है? उसने पूछा। इसका उसकी सैलरी से क्या लेना देना है? विकी खो गया था। क्यों? क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। विकी एक पल के लिए स्पीचलेस रह गया, फिर उसने अपनी जीभ पाए। समझ गया बॉस, मैं अभी टेलीपस रेस्तरां जा रहा हूं। जैसे ही रुद्राक्षी टेलीपस रेस्तरां से अपना खाना खाने बैठी उसका दिमाग घूम रहा था। वह रुद्राक्ष को देखती रही। यह मेरे आखिरी डिनर की तरह क्यों लग रहा है? रुद्राक्ष ने अपना माथा रगड़ लिया। अगर तुम मुझे बताओ कि ये कौन है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी कानूनी पत्नी के रूप में यह उतना ही उदार था जितना वह उसके साथ हो सकता था। क्या ये सच में रुद्राक्ष की योजना थी? रुद्राक्ष ने अपने होठों को आपस में दबा लिया। अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम मां को बताओगे? रुद्राक्ष ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में जवाब दिन की तरह साफ था। रुद्राक्षी की राय में रुद्राक्ष की चुप्पी एक हाँ थी। वह हंसी। अगर आरआर को एक ही पहचान का पता चलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह उसके साथ क्या करेगा? उसके सामने रुद्राक्ष ने अपने हाथ टेबल पर रखे और अपनी हथेलियों को क्रॉस किया। फिर वह रुद्राक्षी की ओर झुक गया कि एक हत्यारा है और उसका मिशन आरआर को मारना है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आरआर को मरवाना चाहते हैं। अगर आरआर की पहचान रिवील करता है तो वे लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे, जिसमें उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तो अगर आरआर को ट्रैक करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगा? केवल एक ही जवाब था और वो जानते थी कि वह क्या था। रुद्राक्षी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और मुस्कुरा दी, तो बेहतर होगा कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। इतना कहने के बाद रुद्राक्षी अधीर हो गई। उसने रुद्राक्ष को देखा। तुमने डिनर कर लिया? इससे पहले कि रुद्राक्ष मना कर पाता रुद्राक्षी ने सलाद का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल लिया। उसने एक मुस्कान के साथ रुद्राक्ष की ओर देखा। उसकी पानी भरी आंखों में एक रोशनी थी, एक रोशनी जो रात में सितारों की तरह चमकीली लग रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने रुद्राक्ष को इस तरह से खाना खिलाया था, क्योंकि उसे विमेन डिसऑर्डर था। रुद्राक्ष ने सलाद चबाया और निगल लिया।
रुद्राक्षी ने देखा कि रुद्राक्ष ने खुशी खुशी वह खाना खाया जो उसने उसे दिया था। क्या रुद्राक्ष के मन में उसके लिए फीलिंग्स थीं? भले ही रुद्राक्ष उसे पसंद नहीं करता था, कम से कम वह उसे थोड़ा पसंद करता था। तुम्हारे विमेन डिसऑर्डर कहाँ गायब हो गया? रुद्राक्ष थोड़ा इसके लिए जुनूनी लोगों में से कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा मिल जाता है जो उन्हें अपने अतीत को भूलने और उनकी टच सेंसिटिविटी को दूर करने में मदद करता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सच में उस व्यक्ति को अपने दिल में एक्सेप्ट कर लिया है। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी के साथ भी यही हुआ होगा, नहीं तो उसने वह सलाद नहीं खाया होता जो रुद्राक्षी ने उसे खिलाया था। क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? रुद्राक्षी ने पूछा। रुद्राक्ष ने आईब्रो सिकोड़ी। अपनी पोजीशन याद रखो। मुझे पता है मैं तुम्हारी कैदी हूँ। रुद्राक्षी ने अपनी मुस्कान को चौड़ा किया। सिर्फ एक रिक्वेस्ट। रुद्राक्ष ने उसकी क्लियर आंखों में देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। क्या है वह? कल मेरी फाइट है, क्या तुम मुझे लड़ने दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को एक टिश्यू दिया। उसके होठों पर सलाद की ड्रेसिंग थी। रुद्राक्षी ने उससे टिश्यू लिया और अपने मुंह के कोने को पोंछ लिया। ठीक है, मैं भूल गई, मैं तुम्हारा कैदी हूं। मैं ऐसी रिक्वेस्ट कैसे कर सकती हूं? मैं तुम्हें एक दिन दूंगा। रुद्राक्ष ने उसकी बेचारी लुक को इंटरप्ट किया। बस एक दिन? रुद्राक्षी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। आखिरकार अब तुम मेरी असली पहचान जानते हो। मेरे पास सोचने के लिए मेरा परिवार है। वह कह रही थी कि अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए वह भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी बातों को सुनकर रुद्राक्षी के होंठ खुल गए, लेकिन वह चुप रहा। वह उसके परिवार को इसमें नहीं लाएगा। वह जानता था कि अपने ही परिवार को खतरे में डालना कैसा होता है, और वह नहीं चाहता था कि कोई और इससे गुजरे। चैप्टर 108। वो पहले ही डर चुकी है। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में से पहले ही जा चुकी थी, लेकिन रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी पर नजर रखने के लिए लोग भेज दिए थे। आज रुद्राक्षी का मैच था। रुद्राक्षी को नहीं पता था उसका मुकाबला किसे है, लेकिन वो फिर भी निडर थी, जैसे एक शेर पूरे जंगल में किसी डर के बिना घूमता है और अकेले ही आगे बढ़ता जाता है। रुद्राक्षी को पता था आगे अब बहुत मुश्किल है। उसकी एक आइडेंटिटी पहले ही रिवेल हो चुकी है, लेकिन रुद्राक्षी को यह भी अब तक मालूम हो गया था उसका पति एक अच्छा इंसान है। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे उसके परिवार को हर्ट हो। अभी रुद्राक्षी उस मर्सिडीज कार में बैठे हुए ये सब सोच ही रही थी कि उसका ध्यान आकाश की तरफ जाता है, जो कि उसे ही घूर रहा था। रुद्राक्षी उसकी आंखों में आश्चर्यचकित और क्यूरियस के भाव आसानी से पढ़ सकती थी, जिसे देखकर उसके होठों पर एविल स्माइल आ जाती है। रुद्राक्षी आकाश को टोंट मारते हुए कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है, सेलिब्रिटी बना। रुद्राक्षी के बातों को सुनकर आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत कहता है, मेरा वह मतलब नहीं था। आपको मेरी किसी भी बात का दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ करें मैडम। रुद्राक्षी आकाश की बात सुनकर इम्प्रेस होते हुए कहती है, वैसे तुम्हारे मन में जो सवाल है पूछ सकते हो, मैं तैयार हूं इसके लिए। रुद्राक्षी की बात सुनकर आकाश हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम क्या आप सच में वेकेन हैं? आकाश का सवाल सुनकर रुद्राक्षी ने आकाश को बेवकूफ भरी नजरों से देखा। रुद्राक्षी की नजरों को देखकर आकाश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैडम आप बहुत यंग है। क्या तुम्हें अपने बॉस की एबिलिटी पर शक है? इस तरह इस वार्तालाप का एंड हुआ। आकाश को महसूस हुआ कि उसकी मैडम बातों में एक्सीलेंट है और वह उसका कोल्ड ऑरा आसानी से महसूस कर सकता था, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान कार चलाने पर लगाया। नकुल सांस रोके अपार्टमेंट पहुंचा। पहली चीज जो उसने देखी वह थी रुद्राक्ष की सर्द एक्सप्रेशन। श्री सीमंस ने अभी तक इसका ध्यान नहीं रखा है। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि उनका इंतजार किया जाए। रुद्राक्ष ने एक शब्द नहीं कहा, वह बस अपने बिस्तर के पास खड़ा था, गहरी सोच में। विकी ने उसे फोन पर जो बताया था उसे याद करते हुए नकुल ने अपने बालों को सहलाया। मैंने विकी से सुना कि रुद्राक्षी वेकेन है, क्या ये सच है? उसने कैजुअल लगने की कोशिश की। रुद्राक्ष की ओर से अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। उसका बॉस बस उसी पोजीशन में खिड़की से बाहर देखता रहा। नकुल को लग रहा था कि वह खुद से भी बात कर रहा होगा। जब नकुल को रुद्राक्षी के बारे में खबर मिली तो वह इतना चौंक गया कि उसकी आंखें लगभग फट गईं। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इतने लंबे समय से टाला था वो कोई और नहीं रुद्राक्षी की वाइफ हो सकती है।
वेकेन दुनिया का सबसे बड़ी हैकर एक महान आइकन है और यह पता चला कि यह लार्जर दैन लाइफ फिगर एक यंग लड़की थी। लेकिन इनमें से किसी ने भी नकुल को सबसे ज्यादा हैरान नहीं किया। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये था कि जब रुद्राक्ष पहले से ही जानता था कि रुद्राक्षी वेकेन है, तब भी उसने कैमरून मेयर को एक की पहचान और ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को नहीं भेजा था। और ऊपर से उसने रुद्राक्षी को अपने अगले मैच में मुकाबला करने की इजाजत भी दे दी। नकुल के गुस्से को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं था। रुद्राक्ष अंत में खिड़की से दूर हो गया और नकुल को देखा, जिसका चेहरा घृणा से विकृत था। अगर तुम मिस्टर सीमंस को संभाल भी नहीं सकते हैं तो तुम्हें अपने लिए क्या उम्मीद है? नकुल ने मुश्किल से निगल लिया। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो कि मिस्टर सीमंस एक सनकी पर्सनैलिटी है। वह तुमसे बस कुछ और शब्द कहना चाहता था। कमजोर लोगों के पास हमेशा बहाने होते हैं। नकुल को नहीं पता था कि इस बारे में क्या कहना है। उसे अब अपने बारे में रुद्राक्ष को समझाने का मन नहीं कर रहा था। उसने शैतानी मुस्कान दी और टॉपिक बदल दिया। रुद्राक्ष, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे मन में रुद्राक्षी के लिए फीलिंग्स हैं? रुद्राक्ष ने नकुल का आकलन किया और आईब्रो चढ़ा ली। मुझे नहीं पता था कि आदमी इतने गॉसिप कर सकते हैं। रुद्राक्ष ने कपड़े का एक एक्स्ट्रा सेट लिया और कमरे से बाहर चला गया। नकुल ने उसे पकड़ लिया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? फाइटिंग साइट पर। नकुल हंसा। क्या तुम अभी भी इसे डिनाई करने जा रहे हो? अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो तुम उससे लड़ते हुए क्यों देखोगे? मैं रेहान को देखने जा रहा हूं, यह अद्विक द्वारा दिया गया रीजन था। ओह प्लीज, अगर तुम सच में रेहान को देखने जा रहे हो तो तुम मेरा सिर काट सकते हो और इसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। रुद्राक्षी अभी सीन पर नहीं पहुंची थी, लेकिन टकरावों की लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी थी। उसे एक मेल फाइटर के खिलाफ खड़ा किया गया था। उसका नाम अभिराज था और वह 6 फीट लंबा और मांसल था। वह ब्रूस की तुलना में एक टफर ओपोनेंट की तरह लग रहा था। वह नेशनल मिक्स्ड ग्रुप कंपटीशन में टॉप 10 सबसे मजबूत फाइटर में से एक था। फाइटिंग कम्युनिटी में यह एक वेल नोन फैक्ट था कि अभिराज ने आयशा को पसंद करता है। रुद्राक्षी ने पिछले राउंड में से एक में आयशा को कुचल दिया था, इसलिए हर कोई चुपके से इस मैच का इंतजार कर रहा था। रूपाली ने अभिराज को रुद्राक्षी के बारे में गलत बताया और उसके मन में रुद्राक्षी के लिए नफरत भरी। वह अभिराज के द्वारा रुद्राक्षी को बुरी तरह से कुचलना चाहती थी। रूपाली ने अपने कंटेंटेड के साथ मैच खेलने के लिए रिंग में उतरी। अभिराज सबसे पहले रिंग में आया था। रेफरी ने रुद्राक्षी का नाम पुकारा, लेकिन वह अभी भी वहां नहीं थी। रूपाली को जब ये खबर मिली तो वह बहुत खुश हुई। उसकी सोच भी वाकई जैसी थी, बेतुकी। रिंग में रिपोर्ट करने के लिए उसके पास केवल 1 मिनट का समय था। अगर वह समय पर नहीं पहुंची तो वह ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। अभिराज ने मजाक उड़ाया। एक्सक्यूज मी रेफरी, आप बस घोषणा कर सकते हैं कि मैं जीत गया। ऐसा लगता है कि मेरा ओपोनेंट सामने आने में बहुत डर गया है। अभिराज ने सोचा कि रुद्राक्षी ये देखकर भाग गई थी कि वह उसके खिलाफ है। रूपाली ने जो कहा वह सही था। रुद्राक्षी ने गंदे हथकंडे अपनाकर सिर्फ उसकी आयशा को मात दी थी। रेफरी ने अभिराज के मजाक को नजरअंदाज कर दिया। कंटेस्टेंट के पास और 30 सेकंड हैं। अभिराज ने फिर मजाक उड़ाया। अगर हम 30 मिनट भी रुकते हैं तो भी वह नहीं आएगी। रिंग साइड की दीवार पर एक स्टॉपवॉच थी और सेकंड लगातार टिक रहे थे। वही चारू और आरुष आज साथ में मैच देख रहे थे। दोनों की स्माइल देखकर ही बता सकता था कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो है और वह इस पलों को जीना चाहते हैं। आरुष जब चारू को रेफरी की बात सुनकर उदास देखते हुए कहता है, कोई न, इसमें उदास होने की बात नहीं है। जब ये 5 सेकंड के लिए कम हो गया, अभिराज ने खुश होना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं विनर हूं। टाइमर 1 सेकंड के लिए धीमा हो गया, लेकिन इससे पहले कि यह 0 तक पहुंच पाता पूरे वेन्यू में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। विनर कौन है पता लगाने का एक ही तरीका है। दूर से एक फिगर दिखाई दी और जल्दी से पास आ गई। यह रुद्राक्षी थी। वह स्कोर की टेबल पर कूद गई और हवा में ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही टाइमर ने 0 मारा, रिंग के अंदर उतर गई वह सब और उससे एक पसीना भी नहीं आया था। चारू रुद्राक्षी को रिंग में देखकर खुश हुई। उसने स्माइल करते हुए आरुष की चुटकी लेते हुए कहा, मेरी दी किसी से डरने वालों में से नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है।
चारू को ऐसे चुटकी लेते देख मुंह बन जाता है। मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हमें पता होता तुम इसे देखने से खुशी मिलती है तो मैं जरूर पार्टिसिपेट लेता। चारू आरुष की बात सुनकर शर्माते हुए कहती है, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्षी दी इसमें अमेजिंग है। आरुष ने एक आह भरी। आरुष को भी चारू की बात पर यकीन करना पड़ा। वह रुद्राक्षी की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, वह सच में बेहतर है। राजवीर जाह्नवी ने चारू और आरुष को ऐसे देखा जैसे वह लव वर्ड्स है। ये सोचते ही उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाह्नवी ने अपना फोन निकाला और एक पिक क्लिक की और उसे अपने फोन में सेव कर लिया। जाह्नवी की यह हरकत देखकर राजवीर सर मुस्कुराते हुए जाह्नवी को छेड़ते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता डार्लिंग, तुम्हें अपने इस होने वाले पति के भी ऐसे फोटो लेने चाहिए। जाह्नवी इस समय इतनी लोगों के सामने डार्लिंग शब्द सुनकर थोड़ा अपनी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, राजवीर बस करो, किसी ने सुना तो लोग क्या कहेंगे। वैसे भी आप इतने भी अच्छे नहीं हैं जो आपकी पिक को हम अपने फोन में रख सके। जाह्नवी के शब्दों ने राजवीर को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है ये सवाल तुम बेड पर बोलती तो हम विश्वास करते। राजवीर की बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वह अपने कदम चारू आरुष की तरफ बढ़ा देती है। राजवीर जाह्नवी को ऐसे भागता देख मुस्कुरा देता है। टाइमर के 0 पर पहुंचने से पहले ही रुद्राक्षी रिंग में आ चुकी थी। रूल्स के मुताबिक रेफरी को उसे मैच लड़ने देना चाहिए। अंत में रुद्राक्षी के साथ आमने सामने अभिराज के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। तुमने मेरी आयशा को मारा है ना? रुद्राक्षी ने अभिराज को पहचान लिया। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वह केवल हंसी और रेफरी की ओर देखा। क्या हम अब मैच शुरू कर सकते हैं? उसने पूछा। रेफरी अभी भी आंशिक रूप से दंग था लेकिन सीटी बजाने में सफल रहा। मैच शुरू हो चुका था। सीटी बजते ही रुद्राक्षी हरकत में आ गई। वह अपने म्यान से तलवार की तरह निकली, नेचर की एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह। रुद्राक्षी ने अभिराज को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उसके पास मुश्किल से ही यह रिएक्ट करने का समय था कि क्या हो रहा है। उसका पहला स्ट्राइक लगभग लैंड हो गया था लेकिन आखिरी सेकंड में रुद्राक्षी अपना सिर झुकाने में सफल रही। अभिराज घबरा गया, वह इतनी तेज कैसे थी। अभिराज को उसकी स्टाइल के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। वह लापरवाह नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने रुद्राक्षी के पंच को चकमा दिया उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी कलाई पकड़ ली लेकिन रुद्राक्षी एक फिसलन भरी मछली की तरह थी। उसने अपनी पतली बाह को मरोड़कर उसे हिला दिया। अभिराज ने हमला जारी रखा। रुद्राक्षी के चेहरे की ओर एक बंधी हुई मुट्ठी भेजी। रुद्राक्षी को हिट लगती देख भीड़ में शामिल लोगों की सांसें थम गईं लेकिन रुद्राक्षी ने इसे आसानी से चकमा दे दिया। एक पल के लिए जगह बिल्कुल खामोश हो गई। सभी ने सोचा कि रुद्राक्षी अभिराज से बचने के लिए अपनी कैटलाइक रिफ्लेक्स जैस का इस्तेमाल करेगी। रुद्राक्षी ने अपना बचाव करने के बजाय अपनी मुट्ठी आगे की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर इशारा किया। रुद्राक्षी की छोटी नाजुक दिखने वाली मुट्ठी को देखते हुए अभिराज ने उसकी ताकत के छोटे से शो की खिल्ली उड़ाई। लेकिन जिस पल रुद्राक्षी की मुट्ठी अभिराज के चेहरे टकराई उसकी आंखों से स्मॉग गायब हो गया और उसने रुद्राक्षी को दंग होकर देखा। रुद्राक्षी की मुट्ठी में अथाह शक्ति थी। रुद्राक्षी उसकी ओर बेबाकी से मुस्कुराते हुए मुस्कुराए, अगर तुम आयशा का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें इसे अपने अगले जन्म में करना होगा। इसके साथ रुद्राक्षी ने अपनी उंगलियों को अभिराज की कलाई के चारों ओर लपेट लिया, उसे पास खींच लिया और अपने घुटने को उसके पेट में दबा दिया। यह इतनी तेजी से हुआ कि अभिराज रिएक्ट करने के लिए धीमा था। सौभाग्य से अभिराज एक स्लो फाइटर नहीं था और वह उसके घुटने को ब्लॉक करने के लिए ऊपर पहुंचा। ताकत हासिल करने के लिए पीछे हटते हुए उसने रुद्राक्षी की गर्दन पर एक साइड किक मारी। अभिराज की परसिस्टेंस से हैरान रुद्राक्षी हंसी। वह चतुराई से बाईं ओर झुकी और फिर अपने पैर से अभिराज के घुटने पर वार किया। अभिराज का चेहरा लाल हो गया और वह दर्द से चीखने लगा। रुद्राक्षी अभिराज को अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करने का मौका नहीं देगी। उसके हमले ज्यादा कठोर हो गए और अभिराज के पास टिके रहने की सहनशक्ति नहीं थी। रुद्राक्षी घूमी और अभिराज की छाती की ओर एक बेरम किक मारी। मैच को वहीं फिनिश करने की योजना बना रही थी लेकिन मिड किक में उसने आंखों के कोने से रुद्राक्ष को भीड़ में देखा। रिंग में एक पल की हिचकिचाहट, जीत और हार के बीच का अंतर हो सकती है, हर सेकंड अहम था। रुद्राक्षी थोड़ी देर के लिए जम गई और अभिराज ने पलटवार करने का अवसर लिया।
ये जानते हुए कि वह कितनी लचीली हो सकती है, अभिराज ने उसके एंकल को जितना हो सके उतना जोर से पकड़ा। जब रुद्राक्षी जम गई उसने अपना फायदा खो दिया। अपने एंकल पर हाथ महसूस करते हुए उसने अपना ध्यान रुद्राक्ष से हटाकर वापस रिंग में कर दिया। चूंकि अभिराज अभी भी उसके टखने को पकड़े हुए थी, अनन्या के शरीर के उतरते ही उसके पैर हवा में रहे अपसाइड डाउन पोजीशन में उतरकर उसने अपने हाथों का इस्तेमाल जमीन पर खुद को गिरने से रोका और अपने शरीर को घुमाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। फिर उसने अपना पैर पीछे झुका लिया और अभिराज को पेट में लात मारी। ये पूरा पैतरा पलक झपकते ही हो गया। अभिराज को उसका एंकल पकड़ते देख रुद्राक्षी की क्विक रिएक्शन ने भीड़ में सभी को चौंका दिया। अगर अभिराज हिट होने से बचना चाहता था तो उसे रुद्राक्षी पैर छोड़ना होता। चैप्टर 109 एक्सट्रीम मेजर। लेकिन भीड़ के अविश्वास में अभिराज ने रुद्राक्षी के एंकल को जाने नहीं दिया। उसका गोल हर कीमत पर आयशा का बदला लेना था, इसलिए वह कुछ चोटों से नहीं डरता था। उसकी योजना एक चोट को दूसरी चोट से बदलने की थी। रुद्राक्षी की किक को इग्नोर करते हुए वो गुर्राया और रुद्राक्षी का पैर अपनी ओर खींच लिया। उसने आशा की थी कि वह अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करेगा और रुद्राक्षी को झटका देगा। अभिराज क्या करने की कोशिश कर रहा थी वह कैसे नहीं देख सकती थी। बेवकूफ को मौत लुभा रही थी। यह महसूस करते हुए कि वह उसे जल्दी से खींचने की कोशिश कर रहा था, रुद्राक्षी ने कोई दया न दिखाने का फैसला किया। रिंग में अपने पूरे सालों के दौरान वह कभी भी अभिराज जैसे फाइटर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाए, लेकिन अब अभिराज का सामना करते हुए ये पहली बार था जब उसने एक बहुत इंफीरियर ओपोनेंट के खिलाफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की इच्छा महसूस की। अभिराज ने इस मैच में रुद्राक्षी को दर्द देने की कसम खाई थी और भीड़ में हर किसी को ऐसा लग रहा था कि वह अपने वादे को पूरा करने वाला है। अभिराज ने पलटवार करने के लिए बहुत तेज गति से उसका पैर खींच रहा था। रेहान ने अभी एक मैच फिनिश किया था और रुद्राक्षी को एक भयानक सिचुएशन में लड़ते देख उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया जब उसने उसे अपने हाथ से जमीन को धक्का देते देखा और अभिराज के हमले से बचने के लिए खुद को हवा में लॉन्च करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मूवमेंट इतना तेज था कि दर्शकों की निगाहें मुश्किल से उसे फॉलो कर सकीं। एक बार जब वह वापस हवा में थी, रुद्राक्षी ने अपने एंकल पर अभिराज की मजबूत पकड़ का इस्तेमाल किया ताकि खुद को ऊंचा किया जा सके। उसने अपने शरीर को मरोड़ा और अभिराज की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ा, फिर उसकी ठुड्डी पर जोर से घुटना मारा। अभिराज का चेहरा पीला पड़ गया। झटका लगने पर उसने सहज रूप से रुद्राक्षी के एंकल को जाने दिया, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपने हाथों को अभिराज के कंधों पर रख दिया और मुड़ गई ताकि वह उसके सिर के पीछे का सामना कर सके। फिर रिंग के कोने में एक खंभे के खिलाफ लात मारते हुए उसने जबरदस्त स्पीड का निर्माण किया और एक और हमले की शुरुआत की। रुद्राक्षी के किक की ताकत ने अभिराज को रिंग से बाहर उड़ने के लिए लगभग भेज दिया। यह एक धड़क के साथ जमीन से टकराया और शांत हो गया। अभिराज बेहोश हो गया। रुद्राक्षी अपने पैरों पर खड़ी हो गई जैसे ही वह अभिराज के पास रुकी। अभिराज डेफिनेटली आयशा से ज्यादा मजबूत फाइटर था, लेकिन रुद्राक्षी उससे निपट गई और एक भी चोट नहीं लगी थी। रिंग के नीचे मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ में से एक मेंबर ने लार निगल ली और कहा, वाओ। किसी और ने कहा, दैट वाज क्रेजी। अब मैं रुद्राक्षी का फैन हूं। किसी को समझ नहीं आया कि रुद्राक्षी ने जो किया वह कैसे किया, लेकिन उन्होंने शो को एंजॉय किया। आज रुद्राक्षी ने अपनी ताकत को फुल डिस्प्ले किया है। कुछ लोग गंभीरता से आकलन करने लगे कि अभी क्या हुआ था। भीड़ के बीच एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में डीप डार्क एक्सप्रेशन थी। रुद्राक्षी ने पहले ही रिंग छोड़ चुकी थी और एक और मैच शुरू होने वाला था। आकृति, वह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सूरज वघेला के एक्सप्रेशन सीरियस थे, उनका टोन सीरियस था। आकृति मुस्कुराए और अपना सिर नामे हिला दिया, मुझे उस लड़की से लड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। सूरज ने आकृति को हैरानी से देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घमंडी हो। आकृति ने अपने हाथ लहराए, मैं एक अप्रेंटिस की तरह हूं और वह गुरु है। सूरज को इसकी उम्मीद नहीं थी। कम ऑन, थोड़ा अहंकार और एम्बिशन अभी भी अच्छी बात है। वह जानता था कि आकृति का क्या मतलब है। उसे विश्वास नहीं था कि वह रुद्राक्षी को हरा सकती है।
रुद्राक्षी इस चीज से अनजान कि उसको हराने के लिए एक लड़की पहले ही तैयार है। उसने खुशी से रिंग को छोड़ा और चारू जाह्नवी राजवीर सर से मिली। उसने आरुष को चारू के साथ देखा तो उसे खुशी हुई। उसे अभी भी याद था रुद्राक्षी के पहले जन्म में आरुष चारू से कितना प्यार करता था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया था, जिसे उन दोनों को कभी एक नहीं हो सका। रुद्राक्षी ने आरुष को दयनीय नजरों से एक पल के लिए देखा और अपने एक्सप्रेशन सही किए। उसे याद था कि रुद्राक्ष अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। इससे पहले वो कोई मुसीबत खड़ी करे, रुद्राक्षी ने चारू से कहा कि वह आज से तुम्हारे जीजा के साथ रहेगी। चारू अच्छे से समझ गई कि इसका मतलब क्या है। चारू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे दी। आखिर चारू रुद्राक्षी को उस आदमी के साथ रहने से कैसे मना कर सकती है? वह दोनों पति पत्नी है। रुद्राक्ष के द्वारा उसके पिता की मदद करने से सबसे चारू ने रुद्राक्ष को जीजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और उसने माना कि उसके जीजा बहुत हैंडसम और रिच है जो उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कांटेक्ट किया, तुम सच में डर गए थे कि मैं भाग जाऊंगी हो? रुद्राक्षी ने वहां से विदा ली। आरुष चारू को ऐसा खोया हुआ देखकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, चले स्वीटहार्ट। चारू शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही रूपाली को अब तक पता चल चुका था। रूपाली फिर से जीत चुकी है। उसने कई घंटे ट्रेनिंग में बिताने शुरू किए जिससे वह रुद्राक्षी से ज्यादा ताकतवर हो सके। हेयर वेकेन नकुल उनके बगल में चला गया और रुद्राक्षी को एक चालाक मुस्कान दी। रुद्राक्षी को यह आदमी याद आया, वह आदमी हमेशा रुद्राक्ष का पीछा करता था। रुद्राक्षी ने सिर से पांव तक उसका आकलन किया। रुद्राक्ष थोड़ा परेशान था। वह नकुल के सामने कदम रखते हुए खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वह रुद्राक्षी से कुछ कहने वाला था उसका सेल फोन बज उठा। रुद्राक्ष के पास ये जांचने के अलावा कोई चारा नहीं था कि कौन कॉल कर रहा है। कॉलर आईडी देखकर उसके होश उड़ गए। रुद्राक्षी ने फोन की तरफ देखा, मोम क्या तुम जवाब नहीं दोगे? रुद्राक्ष ने उसकी चौड़ी गीली आंखों में गहराई से देखा, फिर वह किनारे की ओर मुड़ा और कॉल का जवाब दिया। हे मोम। ओह माया, तुमने आज इतनी तेजी से फोन उठाया, क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें सच में कुछ पता नहीं है क्या? तुमने यह नहीं कहा था कि तुम रुद्राक्षी को हमसे मिलाने लिए लेकर आ रहे हो? हमने उसे कब से नहीं देखा है। तुम हमें पागल कर रहे हो। आज उसके साथ हमारे घर आओ। ये पूरा न पर बात की ठीक है। इस जवाब ने उसकी मां को खुशी से भर दिया। हनी सब कुछ तैयार कर लो, हम आज अपने छोटे पोते से मिलने जा रहे हैं। उसके पति से बोले गए वे शब्द एक गर्जना के रूप में निकले कि इसे रुद्राक्षी और नकुल ने भी सुना। रुद्राक्ष ने एक्सप्रेशनलेस होकर फोन काट दिया और रुद्राक्षी की ओर मुड़ा। मेरी मां तुमसे मिलना चाहती है, और क्या मुझे मना करने का अधिकार है? आखिरकार उसे एक कैदी होना चाहिए था, है ना? नहीं, तुम्हें नहीं है। रुद्राक्ष ने उसे वह जवाब दिया जो वह जानती थी कि आ रहा है। जब दोनों अपने माता पिता के घर पहुंचे, जब दोनों रुद्राक्ष के पेरेंट्स के घर पहुंचे, मिस्टर और मिसेज वंसल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और वे तब और ज्यादा खुश हुए जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा और रुद्राक्षी हाथ पकड़े हुए हैं। मिसेज वंसल अपने पति को आंख मारती रही, वह चाहती थी कि वह देखे। मिस्टर वंसल बाहरी तौर पर उदासीन थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह गर्व से दमक रहे थे। मिस्टर एंड मिसेज वंसल के पास केवल एक ही शब्द था, ग्रैंडसन। आखिर रुद्राक्ष और रुद्राक्षी का हाथ थामने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये हुआ कि रुद्राक्षी के आसपास उनके बेटे का वुमेन डिसऑर्डर गायब हो गया था, और अगर उसकी बीमारी रुद्राक्षी के आसपास गायब हो जाती है तो इसका मतलब है कि वे सिर्फ हाथ पकड़ने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रात के खाने के दौरान मिसेज वंसल ने बिना पलक झपकाए रुद्राक्षी के पेट को देखा। रुद्राक्षी ने देखा कि रुद्राक्ष की मां उसे देख रही थी, जिससे उसे बहुत अजीब लगा। जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया तो रुद्राक्ष ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे जाने वाले हैं। मिसेज वंसल ने तुरंत विरोध किया, इतनी जल्दी तुम थोड़ी देर क्यों नहीं रुकते? तुम दोनों आज रात यहाँ सो भी सकते हो। मिसेज वंसल ने अपनी वाइफ का साथ दिया, तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब देर हो चुकी है और वापस जाने में परेशानी होगी। भले ही तुम अभी तक थके नहीं हो, रुद्राक्षी थक चुकी होंगी, उसे आराम करने दो। रुद्राक्षी मुस्कुराई, उसके होंठ कस गए। वह ठीक जानती थी कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह और रुद्राक्ष एक रियल कपल नहीं थे, वे दुश्मन थे।
एन और वह उसकी कैदी थी। रुद्राक्ष ने अपने माता पिता की बातचीत को नजरअंदाज कर दिया। वह उठने वाला था और रुद्राक्ष को अपने पीछे आने के लिए कह रहा था जब उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी। रुद्राक्ष ने अपनी आईब्रो उठाई और अपने होठों को अलग किया। तो ठीक है, हम यहाँ रात के लिए रुकेंगे। रुद्राक्षी की मुस्कान भंग हो गई और वह उलझन में पड़ गई। रुद्राक्ष क्या सोच रहा था? मिसेज वंसल जो चाहती थी उसे पाकर बहुत खुश दिखी। ओ दैट्स वंडरफुल। गेस्ट रूम में रुद्राक्षी एक हाथ में अपना सिर पकड़े हुए करवट लेकर लेटी हुई थी। तो रुद्राक्ष, क्या तुम मुझसे पूछताछ करने का प्लान बना रहे हो? वह उसे बिस्तर पर लिटाकर उससे पूछताछ करना चाहता था। नॉट बैड रुद्राक्ष, रुद्राक्षी ने सोचा। रुद्राक्षी इस समय रुद्राक्ष के विचारों से अनजान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोनों इस तरह आमने सामने ऐसी बातें कर रहे होंगे जैसे दो दुश्मन करते हैं, लेकिन इस समय उन दोनों की दुश्मनी के बीच एक रिश्ता आ रहा था जो पति पत्नी का है। वही दरवाजे के बाहर खड़े हुए दो अंधेर उम्र के आदमी इसमें जिज्ञासा दिखा रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर कान लगा कर सुनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। मिस्टर मिसेज वंसल को खुशी थी, आखिरकार उनका पोती पोते को खिलाने का सपना पूरा हो सकेगा। फाइनली हार कर उन दोनों ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। वही रूम में। नॉट बैड एट ऑल। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपने सफेद दस्ताने उतार दिए। वह रुद्राक्षी से बिस्तर के अपोजिट डायरेक्शन में था और उनके शरीर टच नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपना आपा नहीं खोगी। मुझे ये जानने की जरूरत है कि ये कौन है, इसलिए अगर तुम चुप रहना चाहती हो तो मुझे दोष मत देना जब मैं ज्यादा एक्सट्रीम मेजर का सहारा लेता हूँ। उसने सीधे रुद्राक्षी को देखा। उसकी दो आंखें गहरी जमी हुई झीलों जैसी थीं। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया। तुम किस एक्सट्रीम मेजर पर विचार कर रहे हो? क्या तुम आरआर को मुझे संभालने दोगे या ये कैमरून है? चैप्टर 110 एनेस्थीसिया। जिस पल से रुद्राक्ष को उसकी पहचान का पता चला, रुद्राक्षी आने वाले समय के लिए तैयार थी। वह बस कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्षी ने उसे उदासीनता से देखा, अपने हाथ से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें बहकाऊं तो क्या तुम मेरे लिए आरआर को धोखा दोगे? रुद्राक्षी की उंगलियां उसकी पीठ से भटक गईं और अंत में उसकी छाती पर आ गईं। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और खुद को रुद्राक्ष की बाहों में ले लिया। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा सख्त और उसकी आवाज ठंडी थी। क्या तुम हर मिशन में इसका सहारा लेती हो? रुद्राक्षी ने सिर हिलाया और चुटीली मुस्कान बिखेर दी। बेशक जरूरत पड़ने पर सिडक्शन बहुत यूजफुल होता है, लेकिन वास्तव में उसे कभी भी लोगों को बहकाने का सहारा नहीं लेना पड़ा। रुद्राक्ष पहला व्यक्ति था जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। रुद्राक्ष ने उसे अचानक दूर धकेल दिया। बस काफी है। फिर वह सीधे बेडरूम के बाथरूम में चला गया। रुद्राक्षी ने अपनी उंगलियों को देखा। उसकी उंगलियों पर एक छोटी चमकीली लाल बिंदी थी जिससे वह मुस्कुराई। जैसे उसने सोचा, आखिरकार मैंने उसके शरीर पर लगा दिया। रुद्राक्ष पर उसके बहकावे का इस्तेमाल करने से फायदा हुआ। अगर रुद्राक्ष को पता था कि वह वीकेंड है तो आरआर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसके लिए काम किया था। तो अगर ऐसा होता तो रुद्राक्ष आरआर से जरूर कांटेक्ट करेगा। उसे यकीन था कि वह आरआर की पहचान खोज सकती है। वह बैठने और इंतजार करने वाली और कुछ न करने वाली टाइप की नहीं थी, और चूंकि उसे पता नहीं था कि इल का क्या हाल है, उसे आरआर की पहचान को जल्दी से पता लगाना था। बाथरूम से बहते पानी की आवाज आई। रुद्राक्षी ने बाथरूम में रुद्राक्ष को निशाना बनाते हुए एक डैगर फ्लाई को अपने पास से गुजरते हुए देखा। बिना सोचे समझे रुद्राक्षी ने जितनी जल्दी हो सके बेड से छलांग लगा दी और उड़ते हुए खंजर को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, जिससे उसकी हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। कमरे में रोशनी अचानक कम हो गई और खिड़की के बाहर से एक फिगर दौड़ती हुई आई। रुद्राक्षी तुरंत उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, रुद्राक्षी को पता चल गया कि घुसपैठिया कौन है। स्टेसी। रुद्राक्षी चौंक गई। स्टेसी ने ठंडेपन से फुसफुसाए, रुद्राक्षी तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम मुझे उसे जान से मारने दो। नहीं, रुद्राक्षी ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। बाथरूम के अंदर से रुद्राक्ष ने बाहर हंगामा देखा। उसने जल्दी से अपनी कमर पर नहाने का तौलिया लपेटा और चला गया।
डर था कि स्टेसी को उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा जो एल को पकड़ने के बाद हुआ होगा। रुद्राक्ष के बाथरूम से बाहर आने से पहले रुद्राक्षी ने जल्दी से उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। रुद्राक्ष की हत्या के मिशन से फैल स्टेसी जल्दबाजी में भाग गई। जब रुद्राक्ष बाहर आया तो रुद्राक्षी अपने हाथों को एक साथ जोड़कर खिड़की से खड़ी थी। उसके हाथ पर खून देखकर रुद्राक्ष की आंखें तेज हो गईं। वह जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा, फिर पूछा क्या हुआ। रुद्राक्षी ने उसे देखा और उसे अपनी सिग्नेचर सैडिक्टिव स्माइल दी। कोई तुम्हें मारने के लिए यहाँ था, हालांकि मैंने अभी तुम्हें बचा लिया है। खून से सना हाथ लहराते हुए वह मुस्कुराई, क्या तुम मेरे जेस्चर से मूव नहीं हुए। रुद्राक्षी की हथेली गहरी कटी हुई थी, घाव सीरियस था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे बाहर खींच लिया। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, रुद्राक्षी ने पूछा। 10 मिनट बाद रुद्राक्षी को अस्पताल के वार्ड में एक बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुद्राक्ष एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, उसके चारों ओर का माहौल तनाव से भरा था। डॉक्टर रुद्राक्षी के घाव की सफाई कर रहे थे। उसके बाद उसने उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया और उसके घाव को सिलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्षी को दर्द नहीं हुआ, वह केवल इंसान थी, लेकिन उसे हर तरह का दर्द सहने की आदत थी, इसलिए कटने के बाद भी वह मुस्कुरा रही थी। लेकिन दर्द अभी भी था। वास्तव में चोट लगने की तुलना में घाव को साफ करना कहीं ज्यादा दर्दनाक था और टांके लगाने की प्रोसेस उसके लिए और भी कष्टदायक थी। केवल एल जानता था कि रुद्राक्षी एनेस्थीसिया से पूरी तरह से फ्री थी, इसलिए उसके पास उसे दिए गए किसी भी तरह के दर्द को सहने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्राक्ष ने उसके माथे पर ठंडे पसीने को देखा, ये देखकर कि वह अनजाने में अपने निचले होंठ को काट रही थी। उसने आईब्रो चढ़ाई और डॉक्टर से पूछा, क्या आपने उसे एनेस्थेटाइज किया। डॉक्टर बहुत कंफ्यूज था। मैंने किया। डॉक्टर ने देखा कि रुद्राक्षी का चेहरा पसीने से लथपथ था। वह चौंक गया और जल्दी से सिरिंज की कंटेंट की जांच की। ये वास्तव में एक एनेस्थीसिया था। क्या ये बहुत दर्दनाक है, डॉक्टर ने रुद्राक्षी से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देती उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया। यह अजीब है, हालांकि यह एनेस्थीसिया की सही मात्रा है। बोलते बोलते डॉक्टर घाव पर टांके लगाते रहे। रुद्राक्षी को इतना दर्द हुआ कि उसे खुद को तैयार करने के लिए लंबी सांस लेनी पड़ी। रुद्राक्ष ने उसे देखते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर उसने कहा, तुम दर्द में हो। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं, मैं सुइयां देखकर डर जाती हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हालांकि वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आईब्रो तनी हुई थी। वह रुद्राक्ष को यह नहीं बता सकती थी कि वह एनेस्थीसिया से इम्यून है। वे लोग जो अक्सर एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते थे उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते थे। और क्योंकि रुद्राक्षी ने अतीत में एनेस्थीसिया का ज्यादा इस्तेमाल किया था, वह मूल रूप से सभी तरह के एनेस्थेटिक्स के प्रति इम्यून थी। रुद्राक्षी की आंखों के सामने अचानक सब कुछ काला पड़ गया। किसी ने उसकी आंखें ढंक ली। उसके बगल में रुद्राक्ष की गहरी चार्मिंग आवाज सुनाई दे रही थी, तो इसे मत देखो। उसका लहजा पहले की तरह ठंडा और दूर नहीं था और उसकी आवाज चिंता का संकेत था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रुद्राक्षी के घाव पर टांके लगाने का काम पूरा किया। स्मोक या शराब न पिए, मसालेदार और ठंडे भोजन से बचें और घाव ठीक होने तक पानी के कांटेक्ट में न आए। रुद्राक्ष एक स्प्रेनलेस होकर नीचे झुका और रुद्राक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। समझ गया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को अजीब तरह से देखा जब उसने अचानक उसे इस तरह उठाया। अपनी पोजीशन से वह रुद्राक्ष की गड़ी हुई ठुड्डी और सेक्सी एडम एप्पल देख सकती थी। उसके सुंदर चेहरे पर तनाव के भाव थे। मैंने अपना हाथ चोटिल किया, उसने रुद्राक्ष को याद दिलाया। उसके पैर में कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वह अभी भी अपने आप चलने में सक्षम थी। रुद्राक्ष ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने नीचे देखा, उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या तुमने मुझे नहीं बचाया? रुद्राक्ष उसे गोद में लेकर अस्पताल से बाहर चला गया। उसके इस नए लुक को देखने के बाद रुद्राक्षी अचानक उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती थी, जो उसे बहुत खतरनाक लग रहा था। जब वे वापस लौटे तो रुद्राक्षी आज्ञाकारी ढंग से पीछे की सीट पर बैठ गई। अचानक रुद्राक्ष ने कार रोक दी। रुद्राक्षी ने उसे फार्मेसी में जाते हुए देखा। पल भर बाद वह उसके लिए कुछ गॉज और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ वापस आ गया था।
चूंकि वे पहले ही जा चुके थे, रुद्राक्ष रुद्राक्षी को वंसल मेंशन नहीं ले गया, इसके बजाय वह उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया। रुद्राक्षी को सुलाने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। बोर हो गई रुद्राक्षी ने बिस्तर पर लेटते ही अपने बगल में मैगजीन को पलटने का फैसला किया। मैगजीन स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल थ्योरी या पॉलिटिकल मैटर के बारे में थी। रुद्राक्षी मैगजीन पलट रही थी, तभी अचानक उसे चेन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर उसने रुद्राक्ष की ठंडी आवाज सुनी। हाँ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक और आवाज आई, जिसे रुद्राक्षी ने याद किया यह उस आदमी की आवाज थी जो सजना संवरना पसंद करता था और कुछ मोहक था। वह रुद्राक्ष के आदमियों में से एक था। नकुल ने एल की ओर देखा जो अभी भी चुप था, फिर फोन पर बेबसी से रुद्राक्ष से कहा, वह आदमी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। रुद्राक्ष, क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि कैमरन मेयर उससे सवाल करे? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष और नकुल की बातचीत को लिसनिंग डिवाइस के माध्यम से सुना जो उसने पहले उस पर रखा था। वह नकुल की बातों से चौंक गई। रुद्राक्ष ने अभी तक कैमरून को एल से पूछताछ नहीं करने दी है, वह हैरान हुई। रुद्राक्ष ऑफिस में था, उसने अपने हाथ में गॉच को देखा और स्पष्ट रूप से कहा, कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं। अगर तुम इसे अभी तक यूज नहीं करना चाहते हो तो तुम कब तक इंतजार करने की योजना बना रहे हो? नकुल ने पूछा, क्या तुम इस बारे में बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हो? रुद्राक्ष, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। नकुल के पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्राक्ष, मुझे खुशी है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे तुम पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि वेकेन और यह आदमी एक के साथ काम करते हैं। अगर तुम चीजों को जाने नहीं देते हो और हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये कहाँ है, तो चीजें हमारे लिए धूमिल लगने लगेंगी। बेशक रुद्राक्ष इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें इसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मासिनियस, वापस जाओ और पहले मिस्टर सीमंस से निपटो। और उसने अंत में जोर देकर कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता। नकुल ने आंखें मूंद ली और मजाक में कहा, क्या तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? रुद्राक्ष फोन रखना चाहता था। चैप्टर 111, रूपाली की शक्ति। नहीं नहीं, अभी फोन मत काटो। नकुल अच्छी तरह से जानता है कि रुद्राक्ष हमेशा उससे बात करने का मूड खो देता था जब भी वह इस बारे में बात करना शुरू करता था। ठीक है रुद्राक्षी, वेकेन है, अगर तुम नहीं चाहते कि कैमरून मेयर उससे पूछताछ करे तो चलो एक को लुभाने के लिए एक और तरीका आजमाते हैं। नहीं, रुद्राक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया और नकुल को जारी रखने का मौका नहीं देते हुए उसने तुरंत फोन काट दिया। पूरी बातचीत को सुनने के बाद रुद्राक्षी आलसी होकर बिस्तर पर लेट गई। अब अपने हाथों में मैगजीन के पन्ने नहीं पलट रही थी। रुद्राक्ष हाथ में जाली का रोल लेकर कमरे में चला गया। उसने नीला सूट पहन रखा था। उसने एक स्टूल उठाया और पलंग के किनारे बैठ गया। फिर उसने जाली को काटने के लिए कैंची ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। रुद्राक्षी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकी, वह केवल उसका तराशा हुआ चेहरा देख सकती थी। वह जाली काटने पर ध्यान दे रहा था। उसकी उंगलियां पतली और अच्छी तरह से डिफाइन थीं और उसके हाथ एक पियानो वादक से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मुझे अपना हाथ दो। जाली तैयार करने के बाद रुद्राक्ष एक्सप्रेशनलेस लुक से इसके लिए पहुंचा। इसके बाद रुद्राक्षी ने अपना घायल हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर उसने सावधानी से अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधी। रुद्राक्षी ने उसे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, मेरे हाथ में पहले से ही पट्टी है। रुद्राक्षी, जब वह अस्पताल में थी तब डॉक्टर ने उसके लिए यह पहले ही कर दिया था। रुद्राक्ष ने बस सर हिलाया और उसके हाथ में लपेटना जारी रखा। उसकी आवाज में भावना का कोई निशान नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर पट्टी ज्यादा मोटी होगी तो तुम्हारे हाथ को ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो इसलिए वह ऐसा कर रहा था। लेकिन अचानक रुद्राक्षी को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ये बहुत मोटी है, अगर घाव पर बहुत ज्यादा दबाव होगा तो इन्फेक्शन होना आसान होगा और मवाद बन सकता है। रुद्राक्ष ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और रुद्राक्षी ने देखा कि उसने अपना काम बंद कर दिया है। फिर उसने उस जाली को हटा दिया जिसे उसने अभी अभी उसके हाथ में लपेटा था। फिर भी उसके कानों में हल्की सी लाली देखी जा सकती थी। रुद्राक्षी ने अपनी नम आंखों में एक जटिल नजर से उसका नाम पुकारा।
रुद्राक्ष ने ऊपर देखा और रुद्राक्षी अचानक झुक गई। उसने अपना घायल हाथ रुद्राक्ष की गर्दन के चारों ओर लपेटा और रुद्राक्ष के होंठों पर किस किया। रुद्राक्ष पूरी तरह से दंग रह गया। कुछ सेकंड के बाद उसने उसे दूर धकेल दिया। अचानक वह खड़ा हो गया और सख्त आवाज में बोला, मुझ पर ये चालें चलाना बंद करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ध्यान से सोचो। मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो कि ये कौन है। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। रुद्राक्षी बिस्तर के पीछे झुक गई और अपना हाथ होने माथे पर रख दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वह अपनी उंगली पर चमकती रेड डॉट को देखते हुए बेबस होकर हंस पड़ी। उसने मुस्कान के साथ उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और अपनी घड़ी पर कुछ बटन दबाए। लिसनिंग डिवाइस ने अचानक एक छोटी सी चटकने की आवाज की, फिर डस्टबिन से हल्का धुआं निकला। रुद्राक्षी ने बेडसाइड टेबल से थोड़ा पानी लिया और उसे डस्टबिन में डाल दिया, फिर खुद को रजाई से ढक लिया और बिस्तर पर चली गई। दूसरी तरफ अभिराज, जिसे रुद्राक्षी ने घायल कर दिया था, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। जब उसने रूपाली को आते देखा तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा। तुमने कहा था कि रुद्राक्षी ने डर्टी ट्रिक्स का सहारा लेकर आयशा को हरा दिया। हाँ, रूपाली ने नकली मुस्कान दी। तुम झूठ बोल रहे हो। रुद्राक्षी की ताकत के साथ उसे किसी डर्टी ट्रिक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता। भले ही अभिराज को आयशा पर क्रश है, लेकिन वह अन्य लोगों को अपना फायदा नहीं उठाने नहीं दे सकता, यहां तक आयशा की बहन को भी। तो तुम्हें लगता है कि वह मजबूत है? रूपाली ने ठंडेपन से पूछा। अभिराज को लगा कि रूपाली बकवास कर रही है। मैं इस स्टेट में हूं क्योंकि मैंने उससे लड़ाई की। क्या वह तुम्हारी नज़र में मजबूत नहीं है? इसलिए मैंने कहा कि वह जीतने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। तुम्हारा क्या मतलब है? अभिराज ने भौंचक्का होकर पूछा। वह ड्रग्स लेती है, रूपाली ने शांति से कहा। क्या? अभिराज उलझन में था। मैंने सोचा था कि किसी ने उसे इसके लिए फंसाया। इस दुनिया में जब तक आपके पास पैसा और शक्ति है, कुछ भी किया जा सकता है। लोग दूसरों को उन चीजों के लिए फंसा सकते हैं जो उन्होंने नहीं की, ठीक वैसे ही जैसे वे अपना नाम साफ कर सकते हैं भले ही उन्होंने सच में कुछ इल्लीगल किया हो। अभिराज तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। तुम्हारा मतलब रुद्राक्षी ने आयशा और मुझे पीटा क्योंकि वह ड्रग्स लेती, लेकिन उसके कनेक्शन के कारण उसे डोपिंग के आरोपों से फ्री कर दिया गया। ये सही है? रूपाली की आंखों में अचानक अंधेरा छा गया। क्या तुम शर्मा परिवार की मेंबर होने के अलावा उसकी अन्य पहचान जानते हो? अभिराज ने रूपाली को देखा। रूपाली ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटल करिश्माई व्यक्ति के बारे में सोचा। उसे इतनी जलन हो रही थी कि उसका चेहरा खराब हो गया था। वह रुद्राक्ष वंसल की वाइफ है। अभिराज तुरंत समझ गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उनका चेहरा लाल हो गया। चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अस्पताल छोड़ने के बाद रूपाली ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टेरॉइड इंजेक्शन के लगभग 1 महीने के बाद रूपाली ने आलोक से लड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। आलोक, क्या तुम मेरे साथ लड़ सकते हो? रूपाली पहले की तुलना में काफी बदल गई थी। आलोक को पता था कि उसने स्टेरॉइड लिया था, लेकिन शुरुआत से ही आलोक कभी भी एक सम्मानित फाइटर नहीं था। उसने डंजन कॉम्बैट के किंग के रूप में अपनी रेपुटेशन हासिल करने के लिए चोरी छिपे चालों का सहारा लिया। ठीक है, कोशिश करते हैं। रूपाली की करेंट फाइटिंग तकनीक पूरी तरह से आलोक की फाइटिंग स्किल की तरह है। वे बेहरहम, चालाक और एक्सप्लोसिव थी। जैसे ही उसने उससे लड़ाई की, आलोक फर्क महसूस कर सकता था। रूपाली ने आलोक के साथ केवल 10 चाल चली, लेकिन हर कदम के साथ आलोक को एक बार में एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो जितना रूपाली से लड़ा वह उतना ही डर गया। रूपाली का धमाका शक्तिशाली था और उसकी ताकत और स्पीड पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ गई। ये चौंकाने वाला था। यहां तक कि डंजन कॉम्बैट का किंग, जो दुष्ट चलों का आदी था, उनकी ताकत से दबाव में था। आलोक ने केवल एक ओपोनेंट से पहले इसका एक्सपीरियंस किया है। यह कोई और नहीं बल्कि क्वीन ऑफ वर्ल्ड विकेन टैलबोट उसका प्यार थी। वेट! आलोक अचानक चिल्लाया, लेकिन रूपाली नहीं रुकी। उसने आलोक की बांह पर जोर से लात मारी, जिससे उसे लात के बल से बहुत पसीना आ गया। आप कैसे हैं? रूपाली बहुत चिंतित नहीं लग रही थी और उसने लापरवाही से पूछा। वह महसूस कर सकती थी कि फाइटिंग के दौरान आलोक के लिए उसके साथ बने रहना कितना मुश्किल था। रूपाली, तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरा कर ली है। हालांकि आलोक दर्द में था, उसने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। आखिर वह उसकी शिष्या थी।
रूपाली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। आलोक माइक से ज्यादा मजबूत था। क्या इसका मतलब यह है कि अब वह माइक से ज्यादा मजबूत है? या शायद वह दुनिया की कॉम्बैट क्वीन सेवेन टेलबोट से भी ज्यादा मजबूत थी? अतीत में उसने विश्व टूर्नामेंट के टॉप 10 में एंटर करने का सपना देखने की कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वह अपना नाम बनाना चाहती है। वह वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है। वह चाहती थी कि रुद्राक्षी जो किया है उसका भुगतान करे। अब जब उसकी आर्थिक तंगी हो गई थी, केवल पृथ्वा के पास उसके बैंक खाते में कुछ पैसा बचा था। सरफेस पर शर्मा परिवार ने एक धनी परिवार के रूप में अपनी असाधारण जीवन शैली को बनाए रखना जारी रखा। हालांकि जब से अमरजीत ने उन्हें रोका, एक के बाद एक समस्याएं खड़ी होने लगीं। लग्जरी लाइफ से फिजूल खर्ची में जाना आसान था, लेकिन फिजूल खर्ची भरी जिंदगी जीने के बाद लग्जरी लाइफ जीने की आदत डालना मुश्किल था। लग्जरी लाइफ के आदी हो जाने के बाद वे एक गरीब कैसे जी सकते थे? इस पीरियड के दौरान को अपनी देखी हुई चीजों को खरीदने से बचना पड़ा। नम्रता के बारे में भी यही सच था। वह अब डिजाइनर हैंडबैग खरीदने या एक्सपेंसिव ब्यूटी ट्रीटमेंट का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह केवल घर पर ही रह सकती थी। आधे महीने की तंग जिंदगी के बाद पृथ्वी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफवाहें पहले से ही हाल ही में फैल रही थीं और अब लोग जानते थे कि अमरजीत का परिवार अपने माता पिता के साथ बाहर हो गया था। वे अमीर महिलाएं जो बार बार पृथ्वी को पार्टियों और इवेंट में इनवाइट करती थीं, हाल ही में उनसे कांटेक्ट नहीं किया था। मोम, हम शर्मा कॉर्पोरेशन को कब संभालेंगे? नम्रता वास्तव में इसे अब और नहीं ले सकती थी। उन्हें हर दिन आर्थिक तंगी से जीना पड़ता था और उसका डेली एक्सपेंसेस हाल ही में उसके द्वारा खरीदे गए सामानों को बेचने से आया था। मैं रूपाली को कुछ दिनों पहले पसंद की गई स्पोर्ट्स कार भी नहीं खरीद सकता। हमारी सिंपल लाइफस्टाइल कब खत्म होगी? चैप्टर 112 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी की बातों पर विश्वास न करना। पृथ्वी ने जोर से टेबल पटक दी और मंजे चौंक गई। उसने सावधानी से कहा, मां, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं पृथ्वी की धुंधली आंखों में एक शातिर नजर आ गई और बोलते ही उसके होंठ थोड़े हिल गए। चीजों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। रूपाली कोई है जो हमारे लिए विश्व चैंपियन जीत सकती है। हम उसे इस तरह सफल नहीं होने दे सकते। मंजा और राजेंद्र उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। राजेंद्र ने कहा, मां, हम इस बार आमने सामने नहीं आ सकते। रुद्राक्षी सही कह रही है। अब शर्मा कॉर्पोरेशन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अमरजीत और सुरभि है। हमारा उनसे आमना सामना करना बेकार है। हमें एक समाधान के बारे में सोचना होगा। पृथ्वी ने अपने बेटे की ओर देखा और उसकी आंखों में बुराई छिपा दी जब उसने कहा, चिंता मत करो राजेंद्र, अगर मैं कहूं कि शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारा है तो ये तुम्हारा है। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर राजेंद्र जानता था कि पृथ्वी ने एक योजना के बारे में सोचा होगा। थैंक यू मोम, मंजा ने भी दखल दिया। वह हमें आदर्श मानती है और हमारे बारे में सोचती है। राजेंद्र ने कहा, जाहिर है, ठीक है, वह हमारी माँ है। क्या ये नेचुरल नहीं कि वह हमारे लिए दीवानी है? वरना वह किसकी दीवानी होगी? खिड़की के पास खड़े होकर रुद्राक्षी ने लिसनिंग डिवाइस को अपने कान से निकाल लिया और हंस पड़ी। वह ये जानती थी इन बेशर्म लोगों के पास जरूर अन्य चालें थीं। वे अभी भी उसके परिवार को मारने के लिए उसी रणनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे अभी भी शर्मा कॉर्पोरेशन को संभालने का इरादा रख रहे हैं। रुद्राक्षी अपने पिता से नाराज थी। कहा जाता था कि एक खूंखार बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खा सकता था। पृथ्वी और पृथ्वा इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? शर्मा कॉर्पोरेशन पर अपना हाथ रखने के लिए वे अपने बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? रुद्राक्षी ने उस परिवार के ख्यालों में आग बबूला होते हुए गलती से अपने हाथ में चाय का कप तोड़ दिया। उसने अपने जख्मी हाथ से चाय का कप पकड़ा हुआ था, इसलिए चाय उसके ऊपर गिर गई। चाय पट्टी के माध्यम से घाव पर फिसल गई, जिससे रुद्राक्षी दर्द से कराह उठी। रुद्राक्ष ने शोर सुना और सोचा कि रुद्राक्षी भाग गई है। वह भागा और अपने पैरों के पास कांच के टुकड़े देखे और उसका पतला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी भी पल उड़ा सकती है। चाय के साथ फर्श पर टपकने के कारण उसके बैंडेज हाथ से खून बह रहा था। उसकी हथेली में कांच के टुकड़े भी थे। जब रुद्राक्षी ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों से नफरत अभी भी नहीं मिटी थी। रुद्राक्ष भौचक्का हो गया और जल्दी से उसके पास चला गया। वह उसे ले गया और बिस्तर पर बैठा दिया। फिर वह कुछ एंटीबायोटिक्स और गॉज लेने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया।
रुद्राक्ष को खुद नहीं पता था कि उसका लहजा बहुत चिंतित लग रहा था। रुद्राक्षी, मैंने तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचने के लिए कहा था, और अगर तुम तैयार हो तो मुझे एक ही पहचान बताओ ताकि तुम मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा न करो। घाव फिर से खुल गया, मांस को रिवील कर रहा था। रुद्राक्ष एक बार फिर गहराई से डूब गया। उसने कांच के टुकड़े हटा दिए और उदास चेहरे से रुद्राक्षी के घाव को साफ किया। फिर उसने कुछ मरहम लगाया और उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। जब वह उस पर मलहम लगा रहा था तो वह एक पल के लिए रुक गया। उससे डर था कि यह उसके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। रुद्राक्षी की नब्ज पतली और साफ थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बच्चे का हाथ पकड़ रखा हो। रुद्राक्ष को याद आया कि वह केवल 18 वर्ष की थी। वह पूछना चाहता था कि क्या चोट लगी है, तो उसने रुद्राक्षी के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदों को देखा, लेकिन उसने बिना आवाज किए अपने होंठ काट लिए। काटने से उसका होंठ कट गया। दरअसल रुद्राक्षी दर्द के लिए बहुत सेंसिटिव थी। पता चला कि वह किसी भी तरह का दर्द सहने की आदी थी। रुद्राक्षी का परिवार उसके दर्द के लिए तड़पेगा, लेकिन उसके दुश्मन उसे दर्द में देखकर खुश होंगे, इसलिए वह हर तरह के दर्द सहने की आदी थी। रुद्राक्ष को अचानक याद आया कि जब वह अस्पताल में थी तो वह कैसी दिख रही थी। उस समय डॉक्टर ने उसे एनेस्थेटिक दी थी। उसका बहाना ये था कि सुई देखने से उसे चक्कर आ रहे थे। तो अब क्या? रुद्राक्ष ने अपना हाथ गिरा दिया। ये दर्द हो रहा है ना? रुद्राक्ष उसके पास गया, उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली और पूछा। रुद्राक्षी को समझ नहीं आया कि वो अचानक से क्यों अप्रोच कर रहा है। जब वे अतीत में ढूंढ कर रहे थे तब भी ठीक था, लेकिन अब उनकी पहचान उजागर हो गई है। क्या वह भी उसके करीब रहना चाहता था? रुद्राक्षी ने अपनी चौड़ी गीली आंखों से उसकी ओर देखा, अपने एक्शन को समझ नहीं पा रही थी। रुद्राक्षी की पीली आंखों में देखकर रुद्राक्ष का चेहरा डार्क पड़ गया। उसकी अच्छी तरह से डिफाइन उंगलियां रुद्राक्षी के होंठ पर फिसल गई, जिस पर कुछ खून था। अगर ये दर्द हो रहा है बस चिल्लाओ, पीछे मत हटो। रुद्राक्ष की आवाज कम और मोहक थी, कोमलता के स्पर्श के साथ जिसे पहचानना आसान था। रुद्राक्षी हैरान रह गई। वह रुद्राक्ष के इस तरह होने की आदी नहीं थी। क्या वह फिर से नाटक करने जा रहा था? क्या वह उसे की पहचान रिवील करने के लिए मजबूर करने के लिए था? यह उन कई मौकों में से एक था जब आज रुद्राक्षी का ध्यान भंग हुआ। रुद्राक्ष, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? रुद्राक्षी श्योर नहीं थी, लेकिन रुद्राक्ष के लिए उसकी चिंता सीमा से परे चली गई थी। आखिर वे दुश्मन थे। उसके सवाल से रुद्राक्ष अवाक रह गया। रुद्राक्षी के होठों पर उसका अंगूठा थोड़ा हिल गया। उसने शांति से अपना हाथ हटा लिया और उसके सामने सोफे पर लौट आया। फिर उसने एक सफेद रुमाल लिया और अपने हाथ सुखाए और उसकी आवाज वापस आ गई। नहीं, और मेरे लिए तुम्हें पसंद करना इम्पॉसिबल है। दरअसल ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्ष रुद्राक्षी की बात को नकारने के बजाय इसे ढकने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्षी ने कंधा उचकाते हुए कहा, नहीं करना ही बेहतर है। अगर तुम मुझसे प्यार करने लगे तो मैं सच में डर जाऊंगी। रुद्राक्ष ने अपनी आईब्रो उठाई और उसकी ओर देखा। अब जब घाव का इलाज हो गया है, चलो कुछ और बात करते हैं। वह किस बारे में बात करना चाहता है? रुद्राक्षी ने सोचा। रुद्राक्षी ने उसकी ओर देखा। अगर एक ही बात आती है तो पिछली रात जो औरत मुझे मारने आई थी वो ये थी। रुद्राक्षी जो शांत थी ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम कैसे जानते हो कि यह एक महिला है? क्या वह बाथरूम में नहीं था? रुद्राक्षी ने सोचा। वह स्टेसी ग्रेव्स को अंदर से कैसे देख सकता था? उसकी आंखों में कंफ्यूजन देखकर रुद्राक्ष समझाया, मेरे बैकयार्ड में एक कैमरा है। भले ही उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी मैं उसके फिगर को इतना क्लियर देख सकता था कि यह एक महिला थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के परिवार के घर के बैकयार्ड की जांच नहीं की थी। आखिरकार वह केवल 2 बार ही वहां गई थी। क्या वह ये है? रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदाजा लगाने की कोशिश करो। अगर तुम सही अंदाजा लगाते हो तो तुम्हारे लिए एक इनाम होगा। ऐसा लगता है कि वह नहीं है। रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या यह आदमी दिमाग पढ़ सकता है या कुछ और? एक्सीलेंट। ऐसा लग रहा था कि उसे आखिरकार एक वर्थी ओपोनेंट मिल गया है। फिर मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम मुझे जाने दो। रुद्राक्षी अब नाटक नहीं करना चाहती थी। मेरे दोस्त को जाने दो और मैं तुम्हारे निपटान में रहूंगी। मैं एक ही पहचान जानना चाहता हूं। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं। अब तक रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को एल के साथ कभी धमकी नहीं दी थी।
रुद्राक्षी डार्क एम्परर के तरीकों को अच्छी तरह जानती थी। चूंकि रुद्राक्ष उनके आदमियों में से एक था और वह जानता था कि उसने वीकेंड को कैद कर लिया है, आरआर जरूर उसे और एल को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। रुद्राक्ष उसे धमकाने के लिए उसके परिवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आरआर नहीं करेगा। रुद्राक्ष बहुत हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी अपनी करेंट सिचुएशन से काफी अवगत हो, इसलिए मुझे के की असली पहचान बताओ। मैं हूँ, रुद्राक्षी ने अपनी नाक की ओर इशारा करके हुए कहा। हाँ, अब तुम असली चीज देख रहे हो। मैं ए हूँ। मेरी केवल एक ही गुजारिश है, एल और मेरे परिवार को जाने दो, उन पर उंगली मत उठाना। रुद्राक्ष कुछ पलों के लिए चुप हो गया। अचानक वह सोफे की ओर बढ़ गया। रुद्राक्ष कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक वह रुद्राक्षी की ओर सोफे पर चला गया। उसने एक हाथ से सोफे को पकड़ रखा था जबकि दूसरा हाथ उसकी जेब में था। फिर उसने झुककर उसकी ओर देखा। रुद्राक्षी उसकी आंखों में देखकर हैरान थी। रुद्राक्ष ने अचानक रुद्राक्षी के कपड़े फाड़ दिए और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रुद्राक्षी ने उसके पर मुक्का मारा और अपने हाथों से अपने शरीर को ढांक लिया। तुम क्या कर रहे हो? मुक्का पड़ने के बाद रुद्राक्ष की टकटकी ठंडी हो गई और ठंडेपन से पूछा, तुमने मुझे उस समय ये बताने से इनकार कर दिया, अब तुम अचानक इसे रिवील करने के लिए क्यों तैयार हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आरआर तुम्हें मार डालेगा? ठीक है कि सच में आरआर का सच्चा दुश्मन नहीं है, उसका असली दुश्मन वह व्यक्ति है जिसने ए को काम पर रखा है। अगर सबसे बुरा होता है तो मैं अपनी एलिजेंस बदल दूंगी, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्ष ने उसकी बातों पर चुटकी ली। ऐसा लगता है कि तुम ए की पहचान की रक्षा करना जारी रखोगी। रुद्राक्षी अवाक थी। क्या रुद्राक्ष सीधे सोच रहा था? हे रुद्राक्ष, तुम क्यों हौंफ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं ए हूं, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चूंकि उसके कपड़े पहले से ही फटे हुए थे, रुद्राक्षी ने खुद को ढकना बंद करने का फैसला किया। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे ए की असली पहचान नहीं बताती, रुद्राक्ष ने ठंडेपन से कहा। फिर उसने मुड़कर देखा तो रुद्राक्षी के ब्रेस्ट फटे पुराने कपड़ों में दिख रहे थे। रुद्राक्ष ने उसके साथ ऐसा किया। उसने कंफर्म करने के लिए उसके कपड़े फाड़ दिए कि उसके हाथ पर चोट के निशान है या हो, लेकिन रुद्राक्ष ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कपड़े कैसे हैं। लेकिन रुद्राक्ष ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। चूंकि ऐसा मामला था जो हुआ, उसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। रुद्राक्ष के जाने के बाद रुद्राक्षी बाथरूम में गई और अपनी घड़ी पर एक बटन क्लिक किया। देखते ही देखते पूरे इलाके में लाल बत्ती फैल गई। ये श्योर करने के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, रुद्राक्षी ने अपनी घड़ी उतारी और जल्दी से उसे एक छोटे कंप्यूटर में जोड़ दिया। उसकी पीली उंगलियों ने इसे जल्दी से टैप किया और जल्द ही स्क्रीन पर ब्लैक बैकग्राउंड वाली एक वेबसाइट दिखाई दी। चैप्टर 113 9 सबसे बड़े हत्यारे। दुनिया के 9 सबसे बड़े हत्यारे किंग QTSLEADP। कोई नहीं जानता था कि वे वास्तव में कौन थे और उनमें से हर एक की अपनी यूनिक एबिलिटीज थीं। किंग वह बॉस था जिसने सिर्फ काम सौंपे थे। ए एक का हत्यारा था जबकि एल सबसे कमजोर था। आमतौर पर किंग को चर्चा में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली भाग लिया। उसने पूछा, वेकिन तुम कैसे अरेस्ट हुई? एस ने कहा, बॉस वेकिन को उसके हस्बैंड ने पकड़ लिया है, वह आरआर का आदमी है। किंग ने पूछा, हस्बैंड? लास्ट क्वेश्चन मार्क ने उन लोगों को चुप करा दिया जो अपने टेक्स्ट में तेजी से टाइप कर रहे थे। क्यू ने सावधानी से कहा, बॉस शांत हो जाओ। वेकिन ने कहा कि यह एक फेक शादी है, वे केवल नाम के कपल हैं। मैंने जांच की और पता चला कि उसका हस्बैंड एक मस्त सनकी था जो किसी को छूने पर उल्टी कर देता था, तो वेकिन डेफिनेटली एक वजन है। रुद्राक्षी एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर बोली, किंग एल को बचाने के लिए किसी को भेजो। किंग ने सीधे पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? जब दोनों ने बात की तो वाकी ऑटोमेटिकली बस स्क्रीन पर झांकने लगे और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्राक्षी ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द लूसीफर के बारे में पता लगा लूंगी। मेरे पास अभी कुछ सुराग हैं, मुझे कंफर्म करने की जरूरत है। किंग ने कहा, एस और क्यू तुम ग्रीन सिटी के करीब रहो और एल को वहां से निकालने में के की मदद करो। एस ओके सर। क्यू, हाँ सर। एस आपको रुद्राक्ष वंसल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब किंग टाइप कर रहा था, रुद्राक्षी ने एक मैसेज भेजा।
रुद्राक्ष के बिजनेस से बाहर रहो और स्टेसी अब से मेरी इजाजत के बिना उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। एस अवाक था और क्यू की रिएक्शन भी उसके जैसी ही थी। किंग ने पूछा 7 आर यू सॉफ्ट हार्टेड फॉर हिम? जवाब देखकर रुद्राक्षी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या उसका दिल रुद्राक्ष के लिए कोमल था? शायद हाँ। आखिरकार रुद्राक्ष ने उसे धोखा नहीं दिया, न ही वह खलनायक था। एक ओपोनेंट के रूप में रुद्राक्ष पहले से ही उसके लिए उदार था। उसे अकेला छोड़ दो, रुद्राक्षी ने आखिर में कहा। उस जवाब ने कंप्यूटर के दूसरे छोर पर किंग की अटकलों को हवा दी। बहुत दूर वेस्ट में एक एंशिएंट कैसल में किंग अपने हाथ में शराब का ग्लास हिलाया। उसकी काली आंखें असामान्य रूप से गहरी हो गईं। सुगंधित शराब का एक घूंट लेते हुए उसकी आंखें भर आईं। डी भी महल में था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, किंग आपके प्यार को कोई चुरा रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, शराब का एक गिलास उसकी ओर उड़ गया। ये बिजली की तरह तेज और हथौड़े की तरह मजबूत था। ग्लास एक कोड चिलिंग चमक छोड़ रहा था। डी ने अपने बाएं हाथ को रेलिंग पर लटका दिया और उससे बचने के लिए जल्दी से पीछे मुड़ गया। बॉस, क्या आप इतना क्रूर होना बंद नहीं कर सकते? एक सफेद तख्त में किंग दूसरी मंजिल पर अपनी कुर्सी से उठा बेपरवाह देख रहा था। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। एल एक छोटे से बिना खिड़की वाले कमरे में बंद था। उसने सोचा कि अगर वह पकड़ा गया तो वह डेफिनेटली कैमरून मेयर की पूछताछ से बच नहीं पाएगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कैमरून की बजाय सवाल पूछने के लिए किसी सीधे साधे आदमी को भेजेंगे और उस इंसान उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। एल ने सोचा कि यह अच्छा था। बोर होते हुए उंगलियों को गिनते हुए एल ने सोचा कि उसके पास कितना पैसा बचा है और क्या उसे कभी इसे खर्च करने का मौका मिलेगा। उसी समय उसके हाथ में अचानक दर्द उठा। एल चौंक गया। उसने हैरानी से अपने बाएं हाथ को देखा और उसे दबा लिया। क्या ये लोग आखिरकार उसे बचाने आए? असासिन ऑर्गेनाइजेशन में रुद्राक्षी को छोड़कर सभी के शरीर में एक माइक्रोचिप थी। वे इसे केवल तभी एक्टिव करेंगे जब उनकी जिंदगी खतरे में होंगी और इमरजेंसी रेस्क्यू की जरूरत होगी। उनके शरीर में मौजूद माइक्रोचिप मैसेज भेजने में मदद कर सकती है और किसी भी तरह के सिग्नल जैमिंग डिवाइस से इफेक्ट नहीं होगी। ये शरीर के लिए हार्मफुल साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है, इसलिए आमतौर पर ज्यादातर असासिन इसे एक्टिव नहीं रखते। एल योर पोजीशन। अचानक एल ने अपने सिर में क्यू की हंसती हुई आवाज सुनी। अरे डेड, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। एल का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। इतने लोगों में मैं वही क्यों यहाँ आया है? वह कराह उठा। स्टेसी की ठंडी आवाज आए, एल अगर अब भी तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हम जा रहे हैं। एल ने आंखें मूंद ली। वह स्पीचलेस था। सभी लोगों में से इन दोनों को ही क्यों भेजा? वे जरूर जीवन भर मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह गुस्से में था। अपने भाग्य से इस्तीफा देकर एल ने उन्हें अपना सटीक लोकेशन भेजा और मदद की इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेट गया। दो बेहद तेज सिलहूट अंधेरे विला के चारों ओर घूम रहे थे। जो बॉडीगार्ड बाहर पहरा दे रहे थे उन्होंने सिलहूट नहीं देखा क्योंकि वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक घुसपैठिए उन्हें खदेड़ चुके थे। अगर क्यू उस कमरे में पहुंच जाता है जहां एल था। दरवाजे पर दर्जनों बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे और यह क्लियर था कि वे हाईली स्किल्ड थे। देखते ही देखते वे एक दूसरे का इशारा समझ गए। स्टेसी ने दूसरी तरफ कुछ शोर मचाया और फिर तेजी से भाग गई। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत पीछा किया और केवल 2 गार्ड एल के कमरे की रखवाली कर रहे थे। 2 बॉडीगार्ड मेर्सेनारिस थे। उनकी नज़र तेजी से उस जगह की ओर गई जहां क्यू छिपा हुआ था और वे सावधानी से आगे बढ़े। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, क्यू अचानक उछल पड़ा और अपने हाथों को उनके गले में फंसा लिया। चांदी की सुइयां उनकी उंगलियों से उड़कर तेजी से उनके गले में चुभ गईं। दोनों मेर्सेनारिस तुरंत जमीन पर गिर गए। क्यू बेहोश आदमियों से बात करते हुए मुस्कुराया। फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सबसे एडवांस तकनीक से लैस दरवाजा दबी हुई आवाज के साथ खुला। जल्दी करो, एल क्यू चिल्लाया। एल जल्दी से दौड़ा। जैसे ही वह चला गया उसने देखा कि काले कपड़ों में आदमियों का एक ग्रुप उनका पीछा कर रहा है। वह तुरंत क्यू को पीछे छोड़ते हुए जितनी तेजी से दौड़ सकता था अपोजिट दिशा में भागा। एल की हरकत से क्यू दंग रह गया। कितना बेशर्म इंसान है, वह सोचने लगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार रुद्राक्षी को एल के बारे में खबर मिली।
ये कंफर्म करने के बाद कि एल को सक्सेसफुली बचा लिया गया है, रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली। उसी समय रुद्राक्ष को भी खबर मिली कि एल भाग निकला है। वह तुरंत रुद्राक्षी के कमरे में गया। रुद्राक्ष ने अनजाने में अपने कदम नर्म कर लिए जब उसने देखा कि रुद्राक्षी गहरी नींद में सो रही है। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। उनके जाते ही रुद्राक्षी ने अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष की आंखों में अंधेरा छा गया जब वह उस विला में पहुंचा जहां एल को बंद कर दिया गया था। सभी बॉडीगार्ड को जमीन पर पड़ा देखकर वह गुस्से से उबलने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। विकी ने घबरा कर पीछा किया, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वे सब उसके आदमी थे, लेकिन उसने उनसे इतने निकम्मे होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग एक व्यक्ति को भी नहीं रख सकते। बॉस, हमने अभी तक सर्विलांस फुटेज की जांच नहीं की है, हम पहले क्यों नहीं देख लेते? यह जरूरी नहीं है। रुद्राक्ष ने अपनी नाक के पुल को रगड़ा। साथ के आसपास वे सर्विलांस कैमरे बेकार थे, वे उतने ही अच्छे थे जितने कि सिर्फ डिस्प्ले के टुकड़े। एल भागने में सफल रहा, लेकिन रुद्राक्षी अभी भी रुद्राक्ष के पास थी। जब तक ये कंप्यूटर से रिलेटेड था तब तक रुद्राक्षी को कुछ भी नहीं मिला। रुद्राक्षी ने सोचा कि रुद्राक्ष और आरआर ने कम से कम कंप्यूटर के जरिए से एक दूसरे से कांटेक्ट किया होगा। जैसे ही उसने इसे ऑन किया, रुद्राक्षी की हंसी छूट गई। कंप्यूटर में रोनाल्ड द्वारा सेटअप फायरवॉल सुरक्षा थी। वह इन प्रोटेक्टिव मेजर से डरती नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कंप्यूटर पर कुछ छिपी हुई जानकारी थी। चैप्टर 114, ये वह इंसान है जिसे तुम बचाना चाहती हो। रोनाल्ड द्वारा सेटअप फायरवॉल प्रोटेक्शन को डेफिनेटली हैक करना कठिन था और उन्होंने कई सिक्योरिटी मेजर भी जोड़े, लेकिन सिस्टम को हैक करने में रुद्राक्षी को केवल 1 घंटे का समय लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समझ से बाहर कोड जल्दी से दिखाई दिया। जितना ज्यादा उसने कोड को क्रैक किया, उसकी मुस्कान उतनी ही बड़ी थी। अगर रोनाल्ड ने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है तो कंप्यूटर में जरूर कोई रहस्य छिपा होगा, रुद्राक्षी ने सोचा। डिक्रिप्शन के आधे रास्ते में रुद्राक्षी को प्यास लग रही थी। वह अनजाने में टेबल पर रखे कप के लिए ऐसे पहुंची जैसे वह घर पर हो। चाय की चुस्कियां लेने के बाद वह थोड़ी सी हौंफने लगी, फिर नीचे हाथ में लिए कप को देखा। ये रुद्राक्ष के चाय का कप था। लिपस्टिक का दाग मिसलीडिंग लग रहा था और रुद्राक्षी को अचानक रुद्राक्ष के साथ हुए अनगिनत किस याद आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह रुद्राक्ष को किस करने की आदी हो रही थी। रुद्राक्षी को लगा जैसे वह अब उसकी साफ खुशबू भी सूंघ सकती है। उस अल्पथलग आदमी के विचार ने रुद्राक्षी को अचानक गर्म महसूस कराया, लेकिन वह जल्दी से अपने होश में आ गई और अपने भटकते मन को रोक लिया। यह ऐसा सोचने का समय नहीं है, रुद्राक्षी ने खुद को याद दिलाया। इसके अलावा उन्हें अभी भी अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, भले ही वे हमेशा राइवल के रूप में एक दूसरे का सामना नहीं करते हैं। आखिरकार वह आरआर के लिए काम कर रहा था। जैसे ही उसने अपने विचार एकत्र किए, फोन बजना शुरू हो गया। कोई कॉलर आईडी नहीं थी, स्क्रीन पर केवल ए अक्षर दिखाई दिया। ये किंग का प्राइवेट नंबर था। किंग, वीकेंड तुम क्या कर रही हो? रुद्राक्षी ने आधे अधूरे कोड पर नजर डाली। मैं आरआर की तलाश कर रही हूं, बस वापस आओ। उसकी धीमी चार्मिंग आवाज गहरी और रहस्यमय लग रही थी। रुद्राक्षी अवाक रह गई। आपका क्या मतलब है? महल के टॉप पर खड़े होकर उसने एक सफेद टक्सीडो पहना हुआ था। एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ से उसने हैंडल को पकड़ रखा था। उसकी रहस्यमयी गहरी आंखों ने उसकी टकटकी को खतरनाक बना दिया था। इस खोज को एस और क्यू को सौंपो, तुम वापस आ सकती हो। मैं ऐसा करने से इनकार करती हूं, उसने बिना सोचे समझे कहा। पूरे असासिन ऑर्गेनाइजेशन में वही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने किंग की बात ना मानने का साहस किया। कारण? किंग ने पूछा। रुद्राक्षी कीबोर्ड पर गुस्से से टाइप कर रही थी। जैसा कि उसने सावधानी से कोड को क्रैक किया, उसने जवाब दिया, मैं आधे रास्ते में छोड़ना पसंद नहीं करती। पर तुम फेल हो गई। रुद्राक्षी जानती थी कि वह उसके रुद्राक्ष द्वारा पकड़े जाने की बात कर रहा था। एल और मैं दोनों फेल हो गए हैं, इसलिए क्यू के लिए इस काम को पूरा करना और भी इम्पॉसिबल है। एस सरल दिमाग है और रुद्राक्ष की चालों पर खरा नहीं उतर पाएगा। क्यू वह एम्बिशियस और प्राउड है। वह कोई है जो सोचता है कि वह दुनिया का सबसे फॉर्मिडेबल पसंद है। मुझे है कि वे दोनों रुद्राक्ष से आगे भी नहीं निकल सकते। आरआर के करीब जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। पूरे असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में किंग के अलावा केवल रुद्राक्षी और एल ही सबसे चालाक थे।
रुद्राक्षी के तर्क का कोई खंडन नहीं कर रहा था। फिर मैं तुम्हारे लिए रेफोर्समेंट की अरेंजमेंट करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रुद्राक्षी ने फिर मना कर दिया। वह रुद्राक्ष के कंप्यूटर की फायरवॉल प्रोटेक्शन को तोड़ने से बस एक कदम दूर थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। किंग, क्या आप ठीक से जानते हैं कि मुझे अपने मामलों में आपका इंटरफेयर पसंद नहीं है। वह अंत में कोड को क्रैक करने में सफल रही और इंतजार करते समय एंटर की दबाई। केवल 1 मिलीसेकंड में वह रुद्राक्ष के कंप्यूटर पर रिलेटेड वर्ड्स के सभी सर्च रिजल्ट देख पाएगी। उसी पल स्टडी हॉल का दरवाजा अचानक खुल गया। जैसे ही जोर से धमाके के साथ दरवाजा खुला, रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। पीछे से रुद्राक्ष की ठंडी आवाज आई, तुम यहाँ हो। रुद्राक्षी जल्दी से उठ गई। उसने अभी तक किंग के साथ कॉल एंड भी नहीं की थी। हाय, उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ये सब किंग की गलती थी। उसने देखा होता कि रुद्राक्ष कब वापस आ गया है अगर वह उससे बात नहीं कर रही थी। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, रुद्राक्षी के चेहरे की नकली मुस्कान गायब हो गई। रुद्राक्ष की गहरी आंखें उसके चश्मे से ढकी हुई थी। वह परेशान था। रुद्राक्ष की हताशा उस समय चरम पर पहुंच गई जब उसने सोचा कि कैसे उसने किसी दूसरे आदमी को बचाने की इतनी कोशिश की थी जबकि वह उसके साथ थी। रुद्राक्षी अब कंप्यूटर डेस्क और उसके बीच थी। रुद्राक्ष ने एक हाथ से डेस्क पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना चश्मा उतार दिया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया और इस तरह तुम मुझे चुका रही हो। मैं रुद्राक्षी को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर मैं आरआर के लिए काम कर रहा हूं तो क्या तुम जानती हो कि अगर तुम्हारे दोस्त को ठीक मेरी नाक के नीचे बचाया जाए तो मेरे लिए क्या इंतजार होगा। खैर, रुद्राक्षी ने वास्तव में इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन क्या वे राइवल नहीं थे? क्या उसके लिए मदद मांगना और अपने दोस्त को छुड़ाना नेचुरल नहीं था, क्योंकि वे दोनों पकड़े गए थे? रुद्राक्ष ऐसा क्यों दिखाया कि यह इतनी बड़ी बात थी? रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा। किसी तरह वह ये सोचकर थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी कि रुद्राक्ष पिछले कुछ दिनों से कितना उदार था। तो कैसा रहेगा जब तुम आरआर को धोखा दे दो और मेरे साथ शामिल हो। टेबल पर रखा चाय का कप गलती से गिर गया था, जिससे फर्श पर गिरते ही टूटने की आवाज हुई। रुद्राक्षी के भद्दे हाव भाव को देखते हुए रुद्राक्ष को अचानक एहसास हुआ कि वह अब और गुस्सा नहीं था। होश में आने के बाद रुद्राक्ष ने अपने होठों को सिकोड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय इतना गुस्से में क्यों है, और वह इस बात से भी नाराज नहीं था कि वह उसके रहस्यों का पता लगाना चाहती थी, बल्कि इस बात से कि वह इस समय किसी और आदमी के बारे में सोच रही थी। रुद्राक्ष उसकी ओर नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने दूर देखा। उसने मुड़कर फर्श पर टूटा कप देखा। लिपस्टिक का एक दाग था जो रुद्राक्षी होठों के रंग का था। ये वही कप था जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया था। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को देखा जो उसके पास आ रहा था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? वह मेरे पास क्यों आ रहा है? रुद्राक्षी ने अनुमान लगाया। रुद्राक्षी। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। उसका लहजा हमेशा की तरह ही था, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग था। क्या वह थोड़ा पीछे हटी और कंप्यूटर डेस्क के सामने झुक गई? रुद्राक्ष ने उसकी पतली कमर पर हाथ रखा और थोड़ा झुक गया। रुद्राक्षी समझ गई कि क्या हो रहा है। वह उसे किस करना चाहता है। हमारे रिश्ते? रुद्राक्षी के मन में विचार आया। इस पॉइंट पर भी उसके मन में अभी भी कुछ भटकने वाले विचार थे। वह रुद्राक्ष के साथ अपने संबंधों के बारे में सोच रही थी। क्या वे दोस्त या राइवल को किस कर रहे थे? किस हमारी अजीबता को कम करने का एक तरीका था, रुद्राक्षी ने सोचा। जैसे ही वह इस पर विचार कर रही थी, रुद्राक्ष की ठंडी आवाज उसके कान में बोली, तो यह वह व्यक्ति है जिसे तुम बचाना चाहती हो। उसके हाथ में रुद्राक्षी का फोन था और कॉल अभी भी चल रही थी। एक फोन स्क्रीन पर दिखाया गया था। मुझे उसे अपना फोन कभी नहीं लेने देना चाहिए, रुद्राक्षी ने सोचा और तुरंत रिएक्ट किया। इसलिए बिना कुछ कहे रुद्राक्षी ने जल्दी से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे टेबल की ओर खींच लिया। उसी समय रुद्राक्षी ने जबरदस्ती अपने होंठ उसके खिलाफ दबा दिए और उसके हाथ से फोन ले लिया, जबकि रुद्राक्ष अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।